ये एक ऐसी कहानी है जहां शक्ति भाग्य से नहीं बल्कि निर्णयों से बनती है। अंधेरे में शुरू होने वाली कोई भी चीज जल्द ही हर संघर्ष के केंद्र में आ जाती है। अध्याय 151 गुप्त मुलाकात। 3 घंटे बाद निगरानी प्रणाली का फुटेज अचानक चालू हो गया, जिससे पता चला कि 2 संदिग्ध आकृतियां मलिक के गढ़ की ओर बढ़ रही है। जुड़वा भाई, आनुवंशिक रूप से उन्नत हत्यारे जिनका रिकॉर्ड बेदाग था। लेकिन आगे जो हुआ वो बिल्कुल अप्रत्याशित था। कैमरा झपका और जब छवि स्पष्ट हुई तो जुड़वा बच्चे जमीन पर तड़प रहे थे। उनके तंत्र परिचित तंत्रिका संबंधी व्यवधानों से अभिभूत थे। स्क्रीन पर एक परछाई गुजरी, लंबी बेदाग ढंग से कपड़े पहने हुए। जैक स्क्रीन कैमरे के सामने आए और कैमरे से नजरें मिलाई, जिससे हर जगह लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक ही फीड रुक गई और स्थिर हो गई। द ब्लैक लोटस टी हाउस, एजिस डिस्ट्रिक्ट। बाहर एजिस जिले पर चांदी की चादरों की तरह बारिश बरस रही थी, जिससे नियॉन रोशनी से जगमगाती सड़कें गहरे लाल और बिजली के नीले रंग के झिलमिलाते दर्पणों में बदल गई। ब्लैक लोटस टी हाउस के अंदर, जो सूचना दलालों और बिचौलियों के लिए एक तटस्थ स्थान था, गुप्त सौदों की सामान्य हलचल की जगह एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया था, जो इतना घना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। उस प्रतिष्ठान की हर स्क्रीन पर लगातार एक ही दृश्य चल रहा था। केन वेक्स के प्रसिद्ध हत्यारे द ट्विंस टूटी हुई कठपुतलियों की तरह फड़फड़ा रहे थे और फिर से जैक स्क्रीन कैमरे में सीधे देखते हुए नजर आए, इससे पहले कि सब कुछ अंधेरा हो जाए। एक कोने वाले बूथ में लूपो सिंडिकेट का एक निचले स्तर का गुंडा अपनी साके पीते पीते लगभग दम घुटने से मर गया। ये असंभव है, वो हकलाते हुए बोला। पिछले साल ट्विंस ने अकेले ही रेड सरपेंट के पूरे गिरोह का सफाया कर दिया था। उसका संपर्क सूत्र एक दुबलापतला हथियार व्यापारी, जिसकी एक आंख कृत्रिम थी, उसके करीब झुक गया। क्या तुमने देखा कि वे क्या ले जा रहे थे? वे सिर्फ विध्वंसक यंत्र नहीं थे, वे तो गंभीर हथियार थे। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने धीरे से कहा, मलिक किसके लिए काम कर रहा है? पीछे की ऊंची मेज पर मैडम लिली बैठी थी, जो जिले की सबसे प्रभावशाली सूचना विक्रेता थी, और उन्होंने अपनी चाय का प्याला ऐसे धीरे से नीचे रखा मानो वो कांच का बना हो। केन को यह अच्छा नहीं लगेगा, उसने सोच विचार करते हुए कहा। उसकी सहयोगी, जो पहले एक कॉर्पोरेट जासूस थी, ने उपहासपूर्वक नाक सिकोड़ी। केन, पूरे सिंडिकेट को करारा तमाचा लगा है। तुम्हें क्या लगता है कि क्रो या सेलिन आज रात चैन से सो पाएंगे? लिली की मुस्कान एकदम फीकी पड़ गई और उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब उन्हें एहसास होगा कि मलिक उनकी सबसे बड़ी समस्या नहीं है, तो वे और भी कम सोएंगे। उसकी निगाहें स्क्रीन पर जैक स्क्रीने की स्थिर छवि पर टिक गई। इसी बीच ऊपर एक निजी कमरे में चौथे थाने के कैप्टन राउर्क लाइव प्रसारण पर टकटकी लगाए अपने माथे से पसीना पोंछ रहे थे। हमें मलिक के अभियानों पर निगरानी कम करनी होगी, उसने अपने लेफ्टिनेंट से जल्दबाजी में कहा। सर, कमिश्नर ने कहा, अगर हम इस मामले को ऐसे ही उलझाते रहे तो कमिश्नर की लाशें नहीं पड़ेंगी, राउर्क ने तीखे लहजे में कहा। उसने कांपते हाथों से अपने लिए विस्की के 2 गिलास भरे। ये जैक स्क्रीन है। पिछली बार जब ये इस शहर में आया था तो 2 आपराधिक परिवार रातों रात गायब हो गए थे। लेफ्टिनेंट का चेहरा पीला पड़ गया। तो अब हम क्या करें? राउर्क ने एक ही घूंट में पेय पी लिया। हम उससे हर हाल में दूर रहते हैं। ये संदेश ठीक सुबह 3 बजे सिंडिकेट के प्रत्येक नेता के एन्क्रिप्टेड डिवाइस पर एक साथ पहुंचा। एक वीडियो फाइल। जब इसे खोला गया तो इसमें जुड़वा बच्चे जीवित तो थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई थी और वे एक धुंधले प्रकाश वाले कमरे में घुटनों के बल बैठे हुए दिखाई दिए। फुटेज पर जैक्स की शांत और संयमित आवाज सुनाई दी, एक उपहार, आपको नए नियमों की याद दिलाने के लिए। फिर स्क्रीन काली हो गई। डेमियन क्रो ने सबसे पहले उनके सुरक्षित ग्रुप चैट में चुप्पी तोड़ी। हमारा एक समस्या है, सेलिन ने 5 मिनट बाद जवाब दिया। नहीं, केन को समस्या है, हम बाकी लोगों के पास विकल्प है। भोर होते होते 3 बातें स्पष्ट हो गई। केन वेक्स पूरी तरह से गायब हो गया था। न कोई कॉल, न कोई मैसेज। ऐसी अफवाह थी कि वो एक अज्ञात स्थान के लिए निजी जेट में सवार हो गया था। संघर्ष में पहले तटस्थ रहे 3 मध्यम स्तर के गिरोह ने अचानक मलिक के प्रति निष्ठा की शपथ ले ली थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिंडिकेट की साप्ताहिक हथियार खेप कभी नहीं पहुंची। द क्रिम्सन लाउंज, मलिक का इलाका। क्लब में सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय मलिक के गुंडों के, जो मखमली दीवारों के किनारे मूक पहरेदारों की तरह खड़े थे। हवा में महंगी शराब और पॉलिश किए हुए चमड़े की महक फैली हुई थी, जबकि मंद रोशनी से सेलिन के नाजुक चेहरे पर लंबी परछाई पड़ रही थी। जब उसने शान से अपने पैर क्रॉस किए और अपनी जिन मार्टिनी की एक घूंट ली, मलिक उसके सामने आराम से बैठा था। उसकी नई मिली आत्मविश्वास की भावना उसकी कुर्सी पर सहजता से बैठने के तरीके से झलक रही थी। उसकी उंगलियां सामने की ओर जुड़ी हुई थी। सेलिन, तुम्हें यहां देखकर मुझे हैरानी हुई। मुझे लगा था कि तुम जैसे सिंडिकेट वाले लोग अपने आलीशान महलों में रहना पसंद करते हो। सेलिन की मुस्कान चाकू की तरह तीखी थी। मैं इतिहास में हारने वाले पक्ष में नहीं रहना चाहती, मलिक। और अभी तुम तो इसे काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हो। अपना गिलास नीचे रखते हुए उसने अपनी गहरी निगाहें उसकी आंखों में टिका दी। तो दिखावे की बातें छोड़ो, तुम्हारा साथ कौन दे रहा है?
मलिक ने धीरे से हंसते हुए अपनी व्हिस्की को कलाई से हल्के से घुमाया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह की चीज यूं ही दे दूंगा? अचानक दरवाजा खुल गया। जैक स्क्रेने ने अंदर कदम रखा। उसकी उपस्थिति ने कमरे की गर्माहट को बर्फीली हवा की तरह तुरंत सोख लिया। सेलिन ने महसूस किया कि उसका गिलास पर पकड़ और कस गई है। ये अच्छा नहीं था। जैक्स ने थोड़ी मस्ती के साथ बुदबुदाया, मैं सोच ही रहा था कि तुम कब आओगे। जल्दी से संभलते हुए सेलिन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। जैक्स, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम ही होगे। क्रो परिवार हमेशा कहता था कि तुम फेडरेशन के सबसे ताकतवर जासूस हो। वो बैठने की जहमत भी नहीं उठा रहा था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही सबका ध्यान आकर्षित हो रहा था। मैं अब क्रिम्सन ब्लड के लिए काम नहीं करता। उसकी आवाज लगभग रहस्यमयी लहजे में बदल गई। मेरे बॉस तुमसे प्रभावित है, सेलिन। उसने शरारती अंदाज में अपनी भौहें उठाई। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक समर्थक है। जानबूझकर धीमी गति से जैक्स ने अपने कोट में हाथ डाला और टेबल पर एक टैबलेट सरका दिया। स्क्रीन अचानक चालू हुई और उस पर लाइव फुटेज दिखाई देने लगा। रोलैंड मर्सर, जो उसका कथित संरक्षक था, एक स्टील की कुर्सी से बंधा हुआ था। अपने कभी बेदाग रहे सूट में चोटों और घावों से भरा हुआ था। स्पीकरों से उसकी आवाज कर्कश सुनाई दी। सेलिन, वे जो भी पेशकश कर रहे हैं उसे स्वीकार कर लो। और फिर अंधेरा छा गया। सेलिन जरा भी नहीं हिचकी, बल्कि उसने महसूस किया कि उसकी नब्ज उसके गले में तेज हो गई है। थोड़ा आगे झुकते हुए जैक्स ने लगभग बुदबुदाते हुए कहा, अब तुम्हारा कोई समर्थक नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक विकल्प जरूर है। नाक से धीरे धीरे सांस लेते हुए सेलिन ने गरिमा का परिचय दिया। एक ऐसी महिला जिसने वर्षों तक कमियों को अवसरों में परिवर्तित किया था। और उसने फिर से अपनी मार्टिनी की ओर हाथ बढ़ाया। शर्तें क्या है? उसने शांत भाव से पूछा। जैक्स के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। अध्याय 152, मकड़ी अपना जाल बुनती है। जैक्स ने एक चालाक मुस्कान बिखेरी और एक चिकने चांदी के ब्रीफकेस को खोला, जिसकी आवाज मंद रोशनी वाले कमरे में गूंज उठी। अंदर रहस्यों का खजाना छिपा था। एक डेटा चिप जिस पर एजिस जिले में हर भ्रष्ट अधिकारी, हर ब्लैकमेल फाइल, हर छिपा हुआ खाता अंकित है। एक सिंगल की कार्ड जिस पर लिखा है ऑब्सिडियन नेटवर्क तक असीमित पहुंच, जो दुनिया के शीर्ष खुफिया एजेंटों का घर है। एक बैंक खाता बही जिसमें लिखा है 10 अरब यूनिक्रेड, आपकी उंगलियों पर विवेकाधीन धनराशि। सेलिन की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने उस सामग्री को पढ़ा। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। उसने उत्सुकता से ऊपर देखा। और बदले में तुम्हारा बॉस क्या चाहता है? जैक्स और करीब आया और अपनी आवाज को कानाफूसी में बदल दिया। वही चीज जिसकी तुम्हें हमेशा से चाहत रही है, सेलिन। नियंत्रण। कुछ देर तक तनावपूर्ण सन्नाटा छाया रहा। फिर सेलिन ने निर्णायक ढंग से ब्रीफकेस बंद कर दिया। अपने बॉस को बता देना, मैं भर्ती हो गई हूं। जैक्स ने एक बार सिर हिलाया। उसके चेहरे पर संतुष्टि की झलक दिखाई दी। वो खुश होगा। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, सेलिन ने उसे पीछे से पुकारा, एक आखिरी सवाल। जैक्स ने पीछे मुड़कर देखा। क्या बात है? कौन है ये? दरवाजे से ओझल होने से पहले उसने आखिरी चीज जो देखी वो जैक्स की रहस्यमयी मुस्कान थी। आप उससे जल्द ही मिलेंगे, उसने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया। सेलिन का पेंट हाउस, डायमंड हाइट्स। सेलिन की फर्श से छत तक फैली खिड़कियों के नीचे शहर एक जगमगाते शतरंज के बोर्ड की तरह फैला हुआ था, और हर रोशनी उसके नए खेल में एक संभावित मोहरा थी। वो रात के अंधेरे में एक परछाई की तरह खड़ी थी। उसके हाथ में वैलेरियन नॉयर का एक गिलास था, जो विक्टर के रहस्यमय नियोक्ता की पसंदीदा वाइन के समान ही था। क्या ये एक सूक्ष्म शक्ति प्रदर्शन है? बिल्कुल। क्या ये चुपचाप अपने पक्ष में होने की घोषणा है? इसमें कोई संदेह नहीं। ओनेक्स की कॉफी टेबल पर विक्टर द्वारा उसे दिया गया ब्रीफकेस पड़ा था, जिसकी सामग्री का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया गया था। डेटा चिप में आपत्तिजनक रहस्यों की चमक थी। की कार्ड उम्मीदों से जगमगा रहा था, और बैंक खाता बही। खैर, पैसा हमेशा से एक उपयोगी उपकरण रहा है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी। उसका पहला काम फूट डालना और शेरों को आपस में फाड़ खाने देना था। आत्मविश्वास से भरी हुई सेलिन ने सबसे आसान लक्ष्य से शुरुआत की। उसकी उंगलियां उसकी होलोग्राफिक स्क्रीन पर तेजी से चल रही थी जब उसने डेटा चिप से सुरक्षा फुटेज निकाली, जिसमें 2 हफ्ते पहले डेमियन के आदमियों ने गलती से ब्लैक हैंड के अफीम के अड्डे पर छापा मारा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय ब्लैक हैंड केन वेक्स के संरक्षण में था। कुछ छोटे मोटे बदलाव, टाइम स्टैम्प में थोड़ा सा समायोजन, और सही लोगों तक फुसफुसाकर फैलाई गई अफवाह से सब कुछ शुरू हो जाता। सुबह तक भूमिगत चैनलों पर एक अकाट्य तथ्य की चर्चा होने लगी। डेमियन ने जानबूझकर केन के हितों को ठेस पहुंचाई थी, और केन, खैर, वो कभी भी किसी अपमान को अनसुना नहीं करता था। दूसरी चाल, लूसेंट ड्रेक। ल्यूसेंट खुद को सूचनाओं का कठपुतली नचाने वाला समझता था, लेकिन सेलेन उसे ये याद दिलाने का इरादा रखती थी कि असल में कौन डोरिया खींच रहा है। उसने एक विशेष रूप से निंदनीय फाइल का चयन किया, जिसमें लूसेंट के एक्सजेडएफ सिंडिकेट के साथ गुप्त सौदे शामिल थे, जो एजिस अंडरवर्ल्ड के तटस्थता समझौतों का सीधा उल्लंघन था। लेकिन उसने ये जानकारी डेमियन या केन को नहीं दी। नहीं, उसने इसे सीधे रोलैंड मर्सर के बचे हुए लेफ्टिनेंटों को भेज दिया।
क्योंकि लुसियन को अपनी सावधानी पूर्वक बनाई गई बाहरी छवि को अंदर से ढहते हुए देखने से ज्यादा गुस्सा किसी और बात पर नहीं आएगा। तीसरी चाल, केन वेक्स। केन अप्रत्याशित था। एक सर्जन से यमदूत बना वो व्यक्ति जो सटीकता को सर्वोपरि मानता था। तो सेलिन ने क्या किया? उसने उसे अराजकता दे दी। उसकी एक लड़की द्वारा उसके नेटवर्क में डाली गई एक मनगढ़ंत फाइल से पता चला कि डेमियन ने जुड़वा बच्चों के लिए प्रतिस्थापन नियुक्त किए थे और उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे सबसे पहले केन को खत्म कर दें। सच्चाई मायने नहीं रखती थी। मायने ये रखता था कि केन कैसी प्रतिक्रिया देगा और वो ऐसा व्यवहार करेगा मानो वो सच हो। इस योजना के लागू होने के बाद सेलिन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मासूमियत से बिल्कुल परे थी। महज 3 दिनों में ही सिंडिकेट का नाटकीय रूप से पतन हो गया। डेमियन के गोदाम आग की लपटों में घिर गए, जो इतने साफ सुथरे थे कि पेशेवर आगजनी करने वालों के काम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। ल्यूसियन का मीडिया साम्राज्य अचानक घोटालों में घिर गया क्योंकि उसके सावधानी पूर्वक बनाए गए स्रोत रातों रात सूख गए और केन वो अंधेरे में गायब हो गया था। लेकिन जाने से पहले उसने डेमियन के पेंट हाउस में एक भयावह संदेश छोड़ दिया था। एक अकेला स्कैल्पेल जो डेमियन के बिस्तर के हेडबोर्ड में अशुभ रूप से धंसा हुआ था। इसका स्पष्ट अर्थ था, तुम पहले ही मर चुके हो। सिंडिकेट के आंतरिक कलह के कारण मलिक की सेना एक अजेय लहर की तरह आगे बढ़ी और उसके द्वारा उत्पन्न सत्ता के शून्य को भर दिया। क्षेत्र बिना किसी प्रतिरोध के हाथ में आ गए। सैकड़ों सैनिक दल बदलकर अलग हो गए और हर गुजरते घंटे के साथ फुसफुसाहटें और तेज होती गई। मलिक अब इस खतरनाक खेल में सिर्फ एक और खिलाड़ी नहीं था, वो नए राजा के रूप में अपना सिंहासन हासिल करने का दावा कर रहा था। हमेशा की तरह जैक्स बिना किसी पूर्व सूचना के सेलिन के पेंट हाउस में पहुंच गया। तुमने उसे प्रभावित कर दिया है, उसने सहज भाव से कहा। सेलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे यही उम्मीद थी। हर दिन ऐसा मौका नहीं मिलता कि कुछ ही बटन दबाने से एक साम्राज्य ढह जाए। उसने मेज पर एक छोटा सा डिब्बा रखा। उसके अंदर एक काला गुलाब था जिसकी पंखुड़ियों पर सुनहरी चमक थी, जो सुंदरता और खतरे दोनों का एक आकर्षक प्रतीक था। एक प्रतीक, उसने धीमी आवाज में कहा, कई प्रतीकों में से पहला। फिर वो चला गया, सेलिन को उसके विचारों के साथ अकेला छोड़कर, और इस एहसास के साथ कि एक और भी खतरनाक खेल उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब वो पर्दे के पीछे छिपे व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार थी। ऑसबोर्न परिवार का आलीशान घर आर्थर का अध्ययन कक्ष। अध्ययन कक्ष में हल्का अंधेरा था। आर्थर एक विशाल मेज के पीछे बैठा था। उसका सिर किताबों के ढेर में धंसा हुआ था और उसने पढ़ने का चश्मा पहन रखा था। वो पूरी गंभीरता से अपने सामने रखी किताब को ध्यान से देख रहा था। तभी उसके सामने वाली दीवार पर लगी विशाल स्क्रीन एक मनमोहक नीली रोशनी से जगमगा उठी और स्क्रीन पर इवोलोन का नीला चेहरा दिखाई दिया। डेटा की पतली पतली लकीरें आर्थर पर टिकी हुई थी, जो गंभीरता से पढ़ाई कर रहा था। सर, जैक्स मिशन 90% पूरा हो चुका है। अध्ययन कक्ष में इवोलोन की तटस्थ जैसी आवाज गूंजती है। आर्थर की आंखें एक पल के लिए ठहर सी गई। फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया और स्क्रीन पर दिखाई दे रही विभिन्न प्रकार की जानकारियों पर नजर डाली और फिर सिर हिलाया। अच्छा, बाकी 10% के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आर्थर ने गहरी सांस ली और अपनी आलीशान कुर्सी पर पीछे झुकते हुए पूछा। शेष 10% में कुछ ऐसे गिरोह शामिल हैं जो अभी भी आत्मसमर्पण करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए मलिक फिलहाल उन्हें खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, इवोलोन ने जवाब दिया। आर्थर ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ा और फिर सिर हिलाया। और सर एथन ने एक संदेश भेजा है, वारेन्या पर अभियान पूरा हो गया है, इवोलोन ने आगे कहा। यह सुनकर आर्थर की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने बार बार अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, उसे बता देना कि मैं 5 दिन बाद वारेन्या जा रहा हूं, आर्थर ने कहा। समझ गया महोदय, इवोलोन ने उत्तर दिया। अध्याय 153, विजय के चरण। पिछली घटना 5 महीने पहले सैन्य परिवहन विमान तूफानी रात में चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसके इंजन अशांत आकाश के खिलाफ चुनौती भरे स्वर में गरज रहे थे। ईथन खिड़की के पास बैठा था, लयबद्ध तरीके से अपनी उंगलियों को आर्मरेस्ट पर थपथपा रहा था। विचारों में डूबा हुआ था। उसके सामने गुन्नार चुप रहा। उसका दागदार चेहरा केबिन की मंद रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी तेज भूरी आंखें उनके बीच चमकते एक सामरिक मानचित्र पर टकटकी लगाए हुए थी। एजेस 7 के 7 सदस्य केबिन में अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे। प्रत्येक अपनी अपनी तैयारियों में मग्न था। उपकरणों की जांच कर रहा था, मिशन के मापदंडों की समीक्षा कर रहा था, या बस आगे आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रहा था। अचानक इंटरकॉम पर पायलट की आवाज कर्कश सुनाई दी। लैंडिंग जोन के करीब पहुंच रहे हैं, लैंडिंग की तैयारी करें। घने बादल छंटने लगे तो एथन उत्सुकता से आगे की ओर झुक गया। उसने जो देखा उससे उसकी सांस गले में अटक गई। उसके सामने एक सैन्य अड्डा फैला हुआ था जो एक सोए हुए जानवर जैसा दिखता था। प्रबलित कंक्रीट और स्टील का एक विशाल परिसर जो अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों से सुसज्जित था। परिधि की दीवारें 50 फीट ऊंची थी, जिन पर स्वचालित बुर्ज और गति संवेदक लगे हुए थे, जिन्हें रडार शोषक सतहों के माध्यम से उपग्रहों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। 6 विशाल रनवे खुली बाहों की तरह फैले हुए थे।
मानो भारी बमवर्षक विमानों को गले लगाने के लिए तैयार हों। अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमानों की कतारें, जो स्टील्थ कोटिंग और चिकने कोणीय पंखों से सुसज्जित थी, वापस लेने योग्य हैंगर के नीचे व्यवस्थित रूप से खड़ी थी, मानो आदेश की प्रतीक्षा में प्रहरी हों। वाहन यार्ड में दर्जनों बख्तरबंद टैंक फ्लडलाइट की रोशनी में चमक रहे थे। उनके साथ साथ कर्मियों के वाहक और मोबाइल तोपखाने इकाइयां कार्रवाई के लिए तैयार खड़ी थी। हवाई रोधी बैटरियां सतर्क रक्षकों की तरह परिदृश्य में फैली हुई थी। उनके बैरल आकाश की ओर लक्षित थे, जबकि ड्रोन गश्ती दल ऊपर व्यवस्थित पैटर्न में चुपचाप चक्कर लगा रहे थे। ईथन ने गहरी सांस छोड़ी। आर्थर ने बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा था। यह कोई साधारण सैन्य अड्डा नहीं था, यह एक युद्ध मशीन का केंद्र था। एक झटके के साथ विमान नीचे उतरा। रुकते समय उसके टायर रनवे पर चीखते हुए नीचे गिरे। रैंप के नीचे उतरते ही केबिन में दबाव कम हो गया और एक सरसराहट की आवाज आई। साथ ही ईंधन और धातु की गंध लिए ठंडी रात की हवा अंदर घुस गई। गुन्नार सबसे पहले उठा। उसके लड़ाकू बूट स्टील पर जोर से बज रहे थे। जब वो निकास की ओर बढ़ा, ईथन उसके ठीक पीछे पीछे रनवे पर पहुंचा और तुरंत ही उसे अपने चारों ओर एक भारी बोझ महसूस होने लगा। उसके बाईं ओर वीटुअल गनशिप का एक प्रभावशाली दस्ता विश्राम की मुद्रा में बैठा था। उसके दाईं ओर प्रयोगात्मक मिश्र धातुओं से प्रबलित भारी रूप से संशोधित बख्तरबंद ट्रक दिखाई दे रहे थे, जो उन्नत तकनीक का संकेत दे रहे थे। ठीक सामने एक कमांड बंकर था, जिसकी रखवाली पूरी सामरिक साज सज्जा में सजे 2 सैनिक कर रहे थे। उनके चेहरे काले विजय से ढके हुए थे, जो प्रकाश को परावर्तित करने के बजाय अवशोषित करते प्रतीत होते थे। एक सैनिक आगे बढ़ा और उसने गुन्नार को सलाम किया। कमांडर, युद्ध कक्ष तैयार है। गुन्नार ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। यहां से निकलो। अंदर स्टील के गलियारों का एक भूल भुलैया था, जो सफेद एलईडी लाइटों से जगमगा रहा था और उनके रास्ते में कठोर छाया पड़ रही थी। हर कोने पर सुरक्षा चौकियां बनी हुई थी, जहां सशस्त्र गार्ड तैनात थे, जो आगे बढ़ने की अनुमति देने से पहले बायोमेट्रिक्स की जांच करते थे। जैसे ही एथन गुन्नार के साथ चलने लगा, उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। हर कदम के साथ जवाबों से ज्यादा सवाल उठ रहे थे। परिवार का मुखिया इसे कब से बनवा रहा है? वो सोचने लगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आर्थर ने सिस्टम मॉल से यह पूरा सैन्य अड्डा खरीद लिया था। और एथन के विचार कानूनी पहलुओं की ओर मुड़ गए। इसमें से कितना कुछ कानूनी रूप से सही है? जैसे ही वे ओसबोर्न फीनिक्स प्रतीक चिन्ह से जटिल रूप से उकेरे गए एक विशाल विस्फोट रोधी दरवाजे के पास पहुंचे, एक रेटिनल स्कैनर सक्रिय हो गया। हाइड्रोलिक की सरसराहट के साथ दरवाजा खुल गया, जिससे एक प्रभावशाली युद्ध कक्ष का पता चला, जो होलोग्राफिक डिस्प्ले की चमक से जगमगाता हुआ तकनीक का एक विशाल भंडार था। वास्तविक समय के उपग्रह प्रसारणों ने वारेन्या के युद्ध क्षेत्रों में चल रहे भीषण संघर्ष को प्रदर्शित किया। दर्जनों विश्लेषक जल्दबाजी में बुदबुदा रहे थे। उनकी आवाजें महत्वपूर्ण आंकड़ों को संप्रेषित करते समय तीव्रता की पृष्ठभूमि का काम कर रही थी। मेज के शीर्ष पर एक प्रभावशाली व्यक्ति खड़ा था, जिसे एथन पहचान नहीं पाया। लंबा और चौड़े कंधों वाला वो व्यक्ति, जिसकी एक आंख कृत्रिम थी और हल्की नीली चमक रही थी। ये कर्नल वेक्स है। ये इस सुविधा केंद्र का संचालन करते हैं। गुन्नार ने स्थिर स्वर में परिचय कराया। ईथन, बॉस तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। वेक्स ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जैसे ही एथन ने उस होलोग्राम पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उत्तरी तेल क्षेत्रों में जनरल ड्राविक की सेनाओं और कर्नल वेरा की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प का सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा था, उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। यह सच है, हम सचमुच ऐसा कर रहे हैं, उसने अपने मन ही मन धीरे से कहा। वेक्स ने एक कंसोल पर टैप किया, जिससे ड्रेविक की संकटग्रस्त स्थिति पर जूम किया जा सका। वर्तमान स्थिति, ड्राविक के पास तेल भंडार तो है, लेकिन वो अपनी स्थिति खो रहा है। वेरा के पास बेहतर उपकरण और अधिक सैनिक है। हस्तक्षेप के बिना ड्राविक 3 सप्ताह में ढह जाएगा। गुन्नार ने अपनी बाहें मोड़ ली और माथे पर शिकन आ गई। हमारी योजना क्या है? वेक्स ने आत्मविश्वास की एक झलक के साथ मुस्कुराया। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि वो ऐसा न करे। एक नया ओवरले सामने आया, जिसमें आपूर्ति मार्गों, हथियार भंडारों और दुश्मन के गश्ती पैटर्न का विवरण दिया गया था। पहला चरण, तोड़फोड़। वेक्स ने वेरा की आपूर्ति लाइनों की ओर इशारा करते हुए कहा। एजेस उसके काफिलों पर हमला करेगा, उसके डिपो को नष्ट करेगा और इसे विद्रोही हमलों जैसा दिखाएगा। दूसरा चरण, सुदृढ़ीकरण। डिस्प्ले ड्राविक के शिविर की ओर स्थानांतरित हो गया। हम उसे हथियार पहुंचा रहे हैं, बस इतना ही कि वो लड़ता रहे, इतना नहीं कि वो पूरी तरह से जीत जाए। तीसरा चरण, नियंत्रण। होलोग्राम एक राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तित हो गया। जब ड्राविक हताश होता है, तो हम उसे एक सौदा पेश करते हैं। उसे ओसबोर्न का पूरा समर्थन मिलता है, हमें वारेन्या मिल जाती है। अंततः एथन ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज स्थिर थी और उसने कहा, और अगर वो मना कर दे तो? वेक्स की साइबरनेटिक आंख में एक झिलमिलाहट दिखी, उसकी यांत्रिक गहराई में दृढ़ संकल्प की एक झलक। तो हम प्रोटोकॉल सिंडर को सक्रिय करते हैं। सन्नाटा छा गया। गुन्नार की आवाज बर्फ की तरह ठंडी होकर निकली। सिरिंज। वेक्स ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव था। बिल्कुल। आर्थर की सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाओं का बोझ ईथन पर भारी पड़ रहा था। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। बाद में अड्डे के ऊपर बने अवलोकन डेक पर
एथन स्तब्ध खड़ा रहा जब चुपके से हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों के एक स्क्वाड्रन ने अपनी शक्ति बढ़ाई। उनके रोटर आधी रात की हवा को चीरते हुए ऐसे लग रहे थे मानो आने वाले अराजकता की फुसफुसाहट हो। गुन्नार भी उसके पास आया और उसने गर्म कॉफी का एक प्याला पेश किया, जिसकी गर्माहट एथन की उंगलियों में फैल गई। घबराए हुए हो? गुन्नार ने अपने रूखे स्वर में थोड़ी चिंता छिपाते हुए पूछा। जवाब देने से पहले एथन ने कुछ पल रुककर कहा, बस जोखिमों का आकलन कर रहा हूं। नहीं, गुन्नार ने गुस्से में जवाब दिया, हमारे काम में जरा सी भी हिचकिचाहट मौत का कारण बन सकती है। ईथन मुस्कुराया, उसका इरादा और भी दृढ़ हो गया। ठीक है। उनके नीचे एजिस 7 के ऑपरेटिव हथियारों के बक्सों को एक परिवहन वाहन पर लादने में व्यस्त थे। मिशन भोर होते ही शुरू होगा और वारेन्या को आने वाली स्थिति का कोई अंदाजा नहीं होगा। अध्याय 154, निष्ठा की शर्तें। एक सप्ताह बाद उत्तरी तेल क्षेत्र। कमांड टेंट के अंदर बंदूक के तेल और बासी पसीने की गंध हवा में फैली हुई थी। एक अकेली बिजली की लालटेन मरते हुए दिल की धड़कन की तरह टिमटिमा रही थी और अस्थायी मेज पर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए नक्शों पर लंबी लंबी परछाइयां डाल रही थी। जनरल ड्राविक, जिनका चेहरा ग्रेनाइट से तराशा हुआ और आंखें पत्थर जैसी थी, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। सामरिक प्रदर्शन पर झुके हुए थे और अपनी उंगलियों से कटी हुई आपूर्ति लाइनों का पता लगा रहे थे। मेज के उस पार से एथन ध्यान से देख रहा था। उसकी मुद्रा आरामदेह लेकिन सतर्क थी। उसके पीछे गुन्नार खड़ा था, गहरे काले कवच में एक मूक रक्षक की तरह। उसके दागदार चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था। आपने 6 महीने से उत्तरी क्षेत्रों पर कब्जा जमा रखा है, ईथन ने शांत लेकिन जिज्ञासु स्वर में कहा। लेकिन वेरा हर दिन और भी जोर लगा रही है। तुम्हारे आदमी कब तक हार मान लेंगे? ड्राविक का जबड़ा कस गया। उसकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसे चुनौती दिए जाने की आदत नहीं थी, खासकर किसी ऐसे बाहरी व्यक्ति द्वारा जिसे बारूद की बजाय महंगे इत्र की गंध आती हो। मेरे आदमी टूटते नहीं, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसके शब्द कंकड़ की तरह कठोर थे। ईथन के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उन्होंने खोलो दर्रे पर ऐसा ही किया था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ड्राविक का हाथ अपने आप कमर पर रखी पिस्तौल की ओर बढ़ गया। माहौल में तनाव गहरा गया। तुम देख रहे थे? ड्राविक ने धीरे धीरे लगभग अनिच्छा से कहा। बिल्कुल हमारे पास है। एथन की आवाज ने तनाव को तोड़ते हुए अपने कोट से एक चिकना टैबलेट निकाला। एक टैब के साथ ही जीवंत होलोग्राफिक छवियां जीवंत हो उठीं, जिससे एक लाइव सैटेलाइट फीड का पता चला, जिसमें वेरा की सेनाएं दक्षिणी रिज के साथ खतरनाक रूप से एकत्रित होती हुई दिखाई दे रही थी। वो भारी तोपखाना ला रहा है। भोर होते होते वे तोपें आपके ठिकानों पर गोले बरसाने लगेंगी। ड्राविक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें टिमटिमाते हुए फीड पर टिकी हुई थी और उसने सपाट स्वर में उत्तर दिया। ईथन थोड़ा आगे झुका। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। तुम्हारे पास उसे रोकने के लिए पर्याप्त लोग नहीं है। वो रुका, अपने शब्दों के महत्व को समझने का समय देते हुए बोला, बिना मदद के नहीं। ड्राविक ने गुस्से से कहा, स्पष्ट रूप से संशय में, किस तरह की मदद? जैसे ही एथन करीब आया, माहौल में तनाव भर गया। उसकी आवाज धीमी होकर एक रहस्यमयी फुसफुसाहट में बदल गई। वही तरीका जो युद्ध जीतता है। अचानक गुन्नार आगे बढ़ा और एक भारी धातु का बक्सा जोरदार आवाज के साथ मेज पर रख दिया। बक्सा खुलते ही उसमें से सरसराहट की आवाज आई और अंदर सूक्ष्म ड्रोनों की चिकनी पंक्तियां दिखाई दी। तोड़फोड़ करने वाली इकाइयां, उसने कर्कश आवाज में घोषणा की। वेरा की तोपों को गोली चलाने से पहले ही निष्क्रिय करने के लिए प्रोग्राम की गई है। ड्राविक ने एक उठाया और उसकी भौहें तंग गई। वे कैसे काम करते हैं? नैनोटेक के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले, गुन्नार ने स्थिर और आत्मविश्वास से भरी आवाज में समझाया। वे लक्ष्यीकरण प्रणालियों को नष्ट कर देंगे और संचार को जाम कर देंगे। वेरा को पता चलने से पहले ही उसकी बंदूकें बेकार हो जाएंगी। ईथन ने टैबलेट को फिर से स्वाइप किया, जिससे एक नई तस्वीर सामने आई। बख्तरबंद ट्रक एक खतरनाक पहाड़ी दर्रे से सावधानी पूर्वक गुजर रहे थे। यह आपकी अगली आपूर्ति खेप है, या होती अगर वेरा के जासूसों ने पहले से ही इस पर घात लगाने के लिए निशान न लगा रखा होता। ड्राविक की निगाहें तेज हो गई। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये पारित हो जाए। ईथन ने उसे आश्वस्त करते हुए दृश्य को एक ऐसे गोदाम में बदल दिया जो हथियारों, चिकित्सा सामग्री और नई वर्दी से भरे बक्सों से लदा हुआ था। 3 बटालियनों को लैस करने के लिए पर्याप्त है। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारा है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ड्रेविक ने एथन को गौर से देखा, फिर गुन्नार को, और फिर होलोग्राम की ओर लौट गया, मानो उनमें छिपे जवाबों की तलाश कर रहा हो। कीमत क्या है? ईथन की मुस्कान हिसाब किताब वाली थी। उसमें कोई स्नेह नहीं था। निष्ठा। किसके लिए? ऑसबोर्न परिवार को। ड्राविक ने एक ऐसी हंसी हंसी जो तंबू में गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जिसमें अविश्वास झलक रहा था। क्या आप मुझसे किसी कॉर्पोरेट राजवंश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की उम्मीद करते हैं? नहीं, एथन ने रेशम जैसी कोमल आवाज में कहा। मुझे तुमसे बस इतना चाहिए कि तुम उन लोगों के प्रति वफादारी की शपथ लो जो तुम्हें राजा बनने में मदद करेंगे। सन्नाटा हवा में ऐसे छाया हुआ था मानो बर्फ का ग्लोब हिलाया न गया हो। ड्राविक ने हैरानी भरी हंसी हंसी जो जल्दी ही गायब हो गई। वो पीछे की ओर झुक गया।
उसके वजन से पुरानी लकड़ी की कुर्सी चरमरा उठी। मुझे ये समझाओ। ईथन ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ा। उसकी आंखों में तीव्र चमक थी। वरेन्या दशकों से युद्ध में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी इसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली साबित नहीं हुआ है। उन्होंने अपने बगल में मौजूद होलोग्राम की ओर इशारा किया, जिसकी चमकती रोशनी शक्ति के वादे के साथ झिलमिला रही थी। हम आपको वो शक्ति दे सकते हैं। इसके बाद गुन्नार ने मेज पर एक दूसरा डिब्बा रखा और उसे खोलकर देखा तो उसमें से एक सिरिंज निकली जो चमकीले एम्बर रंग के तरल पदार्थ से भरी हुई थी। स्टेम सेल बूस्टर, उन्होंने अपनी आवाज में थोड़ा गर्व जताते हुए समझाया। एक खुराक से ही आप ठीक हो जाते हैं। 2 खुराक, आप सीने में गोली खाकर भी बच सकते हैं। ड्राविक ने संदेह और जिज्ञासा के मिले जुले भाव से सिरिंज को देखा। और अगर मैं मना कर दूं तो? ईथन ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, वेरा सुबह होते ही तुम्हारे ठिकानों पर गोलाबारी शुरू कर देगी। तुम्हारे आदमी मारे जाएंगे, तुम तेल भंडार खोदोगे और हम बस किसी और का साथ देने के लिए ढूंढ लेंगे। कुछ देर बाद एक खामोशी छा गई। ड्राविक ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाई। उसकी उत्सुकता स्पष्ट झलक रही थी। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? वरेन्या के संसाधन, एथन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसका लहजा शतरंज के उस्ताद की तरह धैर्यपूर्ण था। तेल, खनिज और नॉक्टिस महाद्वीप पर एक मजबूत पकड़ और जाहिर है सत्ता में एक आभारी सहयोगी। तुम्हें कठपुतली चाहिए? ड्राविक ने तिरस्कार पूर्वक कहा। ईथन की आवाज दृढ़ लेकिन आश्वस्त करने वाली हो गई। हमें एक साथी चाहिए, एक ऐसा साथी जो वफादारी को समझता हो। जनरल ने उसे गौर से देखा, ईथन के चेहरे के हर भाव को परखा और फिर बिना किसी चेतावनी के वो खड़ा हो गया। उसकी परछाई लालटेन की रोशनी में अपशगुन की तरह फैल गई। मैं इस बारे में सोचूंगा। ईथन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। तुम्हारे पास आधी रात तक का समय है। ड्राविक तंबू के पर्दे के पास रुक गया। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। या फिर क्या? ईथन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। या फिर हम वेरा को जीतने देंगे। इतना कहकर जनरल बाहर निकल गया। उसके बूटों की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। ड्राविक के कदमों की आहट दूर होते ही गुन्नार ने धीरे से कहा, वो सौदा मान लेगा। ईथन ने गहरी सांस ली और कंधे हिलाए। तनाव थोड़ा कम हुआ। उसे ऐसा करना ही चाहिए। आर्थर को अधूरे काम पसंद नहीं है। बाहर पहले गोले गिरने लगे। संघर्ष की गड़गड़ाहट रात के आकाश में गूंज उठी। वारेन्या उत्तरी तेल क्षेत्र, मध्यरात्रि। कमांड टेंट में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसे केवल एक तह मेज पर रखी एक प्राचीन घड़ी की लगातार टिक टिक ही तोड़ रही थी, जो बीते युग का एक दृढ़ अवशेष थी, जिसका पीतल का आवरण समय बीतने और बारूद के अवशेषों से धूमिल हो गया था। घड़ी की सुइया हर धीमी टिक टिक के साथ आधी रात के करीब पहुंचती जा रही थी और हर सेकंड अनंत काल में तब्दील होता जा रहा था। ईथन अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठा था। उसकी उंगलियां ठुड्डी के नीचे जुड़ी हुई थी और उसकी निगाहें घड़ी पर टिकी हुई थी। उसके पीछे गुन्नार तंबू के खंभे से टेक लगाकर बाहें मोड़े खड़ा था। उसका दागदार चेहरा मंद लालटेन की रोशनी में डूबा हुआ था और उस पर कोई भाव नहीं झलक रहा था। बाहर एजिस 7 के शेष सदस्यों ने एक मौन घेरा बना लिया, मानो परछाइयों का एक समूह युद्ध शिविर की रक्षा कर रहा हो। 5 मिनट बाद में तंबू का पर्दा सरसरा उठा। जनरल ड्राविक अकेले ही अंदर आए। उनका विशाल शरीर चांदनी को एक काले बादल की तरह रोक रहा था। उसने अपने सामान्य युद्ध कवच के बजाय एक साधारण मिलिट्री जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी आस्तीनें ऊपर की ओर मोड़ी हुई थी, जिससे उसकी बाहें दिखाई दे रही थी, जिन पर मांसपेशियों के निशान और पिछले युद्धों के घाव थे। उनकी स्टील ग्रे रंग की आंखों में थकान झलक रही थी और उनके गंभीर व्यक्तित्व में नेतृत्व की झलक साफ दिखाई दे रही थी। लगता है तुम अभी भी यही हो, उसने गहरी और कर्कश आवाज में कहा। ईथन के होठों पर मुस्कान का कोई निशान नहीं था। आधी रात के बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती थी। ड्राविक मानचित्र की मेज के पास पहुंचा। उसकी कठोर उंगलियां दक्षिणी मोर्चे पर सरसरी नजर डाल रही थी, जहां वेरा की सेनाएं पूरी रात आगे बढ़ रही थी। मेरे जासूसों ने सेक्टर 7B में हलचल का पता लगाया है। तोपखाने की तैनाती, गुन्नार ने अंधेरे से कहा। 6 स्वचालित हॉविट्जर 20 मिनट पहले तैनात किए गए थे। ईथन ने जनरल के चेहरे को गौर से देखा। चिंता का कोई भी संकेत ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वे भोर होते ही गोलाबारी शुरू कर देंगे। तुम्हारे सैनिकों के राइफल उठाने से पहले ही तुम्हारी उत्तरी खाइयों का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। घड़ी की टिक-टिक की आवाज तेज होती गई। 3 मिनट बाद विकल्पों पर विचार करते हुए ड्राविक का जबड़ा कस गया। अगर मैं तुम्हारी शर्तें मान लूं तो? कब? एथन ने धीरे से बीच में कहा। अगर मैं स्वीकार कर लेता हूं तो मुझे क्या गारंटी है कि वेरा के पतन के क्षण ही तुम्हारा ओसबोर्न मुझे त्याग नहीं देगा? ईथन ने अपने कोट में हाथ डाला और मेज पर एक छोटा होलो प्रोजेक्टर रख दिया। वो स्क्रीन अचानक जीवंत हो उठी, जिस पर आर्थर का तीक्ष्ण हिसाब किताब करने वाला चेहरा दिखाई दिया और उसकी भेदक नीली आंखें ड्राविक पर टकटकी लगाए हुए थी। जनरल, आर्थर की आवाज मधुर व्हिस्की की तरह गूंजी। आपको आश्वासन चाहिए? मेरा आश्वासन यह है, मैं मामूली विश्वासघात नहीं करता। मेरे लिए वारेन्या पर शासन करने वाला व्यक्ति निर्दयी, सक्षम और सबसे बढ़कर वफादार होना चाहिए। यदि आप ये गुण प्रदर्शित करते हैं तो आपको केवल उस सिंहासन की चिंता होगी
जो मैं आपके लिए बनवाऊंगा। वो प्रक्षेपण झिलमिलाया और दुर्जे ओसबोर्न प्रतीक में परिवर्तित हो गया, जो 9 तारों से घिरा एक चांदी का फिनिक्स था, और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। 1 मिनट बाद ड्राविक ने घबराहट और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी एक तीखी सांस नाक से बाहर निकाली। उसका हाथ अपने आप उसकी कमर पर लगी पुरानी पिस्तौल की ओर चला गया। उसका इरादा धमकी देने का नहीं था, बस सोचने का था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, यह 20वीं सदी की टोकरेव राइफल थी, एक पारिवारिक धरोहर जो सैनिकों के युगों से चली आ रही थी, और इस पर लगी हर खरोंच और निशान इसके इतिहास की गवाही दे रही थी। उसने अपने अंगूठे को घिसी पिटी मूठ पर फेरा और अपनी हथेली में विरासत का भार महसूस किया। आधी रात हो गई। एक अकेली गूंजती हुई घंटी पूरे तंबू में गूंज उठी, जो घंटे का संकेत दे रही थी। ईथन जरा भी नहीं हिचका। तो आपका जवाब क्या है, जनरल? जानबूझकर धीमी गति से ड्राविक ने अपनी पिस्तौल की बेल्ट खोली और उसे उन दोनों के बीच मेज पर रख दिया, जो एक शक्तिशाली प्रतीक था, जो एक योद्धा के हथियारों को अपने नए स्वामी के अधिकार के सामने समर्पित करने का संकेत था। मुझे भोर से पहले उन ड्रोनों को चालू हालत में चाहिए होगा, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी बात में एक गरजते बादल की तरह अंतिम दृढ़ता झलक रही थी। अंततः एथन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उसने अपना ईयरपीस चालू किया। उसकी आवाज स्थिर थी। एजे 7, आगे बढ़ो। सिंडर प्रोटोकॉल तैयार रखो। बाहर रात में एक अचूक ऊर्जा का संचार हुआ। ड्रोन सक्रिय हो उठे। ऑपरेटर्स ने तत्काल आदेश बुदबुदाए। एक ऐसे युद्ध की पहली हलचल सुनाई दी जो भड़कने के लिए तैयार था। गुन्नार आगे बढ़ा और ड्रेविक को नैनो तकनीक से लैस उपकरणों से भरा एक आकर्षक धातु का डिब्बा थमा दिया। जीतने वाली टीम में आपका स्वागत है। ड्राविक की मुस्कान भयंकर और दांतों से भरी हुई थी। चलो उन गद्दारों को उनके फैसलों पर पछतावा करवाते हैं। अध्याय 155, आगमन। वर्तमान समय ब्लैक वैली सैन्य अड्डा, वारेन्या। जैसे ही भोर की हल्की रोशनी क्षितिज पर फैली, सैन्य अड्डा एक विशालकाय जानवर की तरह फैला हुआ दिखाई दिया, और उसके रनवे जागते सूरज के नीचे पॉलिश किए हुए स्टील की तरह चमक रहे थे। वातावरण में एक विद्युतीय तनाव व्याप्त था, जिसमें ईंधन के धुएं, सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली ओजोन और कवच पर अभी भी मौजूद रक्त की वो अचूक धात्विक गंध का मिश्रण था। ईथन मुख्य लैंडिंग स्ट्रिप के किनारे पर खड़ा था। सुबह सुबह होने के बावजूद उसका सिला हुआ काला सामरिक सूट एकदम साफ सुथरा था। उसके बगल में गुन्नार खड़ा था, एक मूक विशालकाय व्यक्ति जो पूरी तरह से युद्ध की पोशाक में था। उसके चेहरे पर पड़े निशान कुछ भी नहीं दर्शा रहे थे। कर्नल वेक्स ने यांत्रिक सटीकता के साथ अपनी अधिकारी की टोपी को ठीक किया। सुबह की नरम रोशनी में उनकी साइबरनेटिक आंख हल्की नीली चमक रही थी। और फिर जनरल ड्राविक थे। वारेन्या का नवगठित सरदार नए इस्त्री किए हुए सैन्य वस्त्रों में लंबा खड़ा था। उसका विशाल शरीर लगभग अनियंत्रित ऊर्जा का संचार कर रहा था। उसकी स्टील ग्रे आंखें क्षितिज और अपने आदमियों के बीच झिलमिला रही थी। उसका जबड़ा कसकर भींचा हुआ था, मानो वो युद्ध के लिए तैयार हो रहा हो। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आज ही आएगा? ड्रेविक की आवाज दूर के गरजते बादल की तरह गूंजी, और उसने अपनी बगल वाली बंदूक के पास उंगलियां फड़फड़ाई, जो वर्षों के संघर्ष से पैदा हुई एक आदत थी। ईथन ने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली। 5 मिनट। वेक्स ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, घबराए हुए हो जनरल? ड्राविक ने उसे ऐसी घूरती निगाहों से देखा जिससे टाइटेनियम भी पिघल जाए। मैं घबराता नहीं हूं, मैं तैयारी करता हूं। गुन्नार ने सहमति में धीमी सी आवाज निकाली। फिर उन्होंने वो आवाज सुनी, सुबह की खामोशी को चीरती हुई इंजनों की चीख, पारंपरिक जेट विमानों की गर्जना नहीं, बल्कि एक तीखी गड़गड़ाहट जो किसी असाधारण चीज का संकेत दे रही थी। और फिर वो प्रकट हुआ। ओसबोर्न फैंटमैक्स एक शिकारी की तरह बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसका मैट ब्लैक बाहरी आवरण सुबह की रोशनी को परावर्तित करने के बजाय अवशोषित कर रहा था। बिना किसी दृश्यमान जोर या पारंपरिक निकास पोर्ट के, केवल चिकने वक्र और तेज धार वाले किनारों के साथ, इसे रडार से बचने और दुश्मनों को अपने पीछे कांपने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे ही वो धीरे धीरे नीचे उतरा, उसके पंखों ने चुपचाप इष्टतम लैंडिंग मुद्रा के लिए खुद को पुनर्व्यवस्थित कर लिया। ड्राविक की सांस अटक गई। ये कोई सामान्य विमान नहीं है। ईथन के होठों पर एक समझदारी भरी मुस्कान आ गई। परिवार का मुखिया मानक तरीके नहीं अपनाता। लगभग बिना किसी आहट के फैंटमैक्स ने लैंडिंग की। इंजन बंद होते ही उसके लैंडिंग गियर बिना किसी आवाज के खुल गए और क्षण भर के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर नीचे उतारने वाला रैंप आया। आर्थर नजर आने लगा। चांदी की फीनिक्स कढ़ाई से सजे एक त्रुटीन रूप से सिले हुए काले अधिकारी के कोट में लिपटे हुए वो शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि, सुविचारित और पूर्णतः नियंत्रण में होने का प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी बर्फीली नीली आंखें ड्राविक की निगाहों पर टिकने से पहले उनकी पंक्तियों का जायजा लेती रहीं। आर्थर के होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने रनवे के उस पार पुकारते हुए कहा, जनरल, सुना है आप काफी व्यस्त रहे हैं। ड्राविक अकड़ गया और फिर उसने इतनी तीखी सलामी दी कि उससे कांच भी कच सकता था। परिवार का मुखिया ईथन, वेक्स और गुन्नार ने पूरी एकरूपता के साथ उस हाव भाव को दोहराया। जैसे ही आर्थर रैंप से नीचे उतरा,
धातु के फर्श पर उसके बूटों की गूंज अधिकार की ढोल की थाप जैसी सुनाई दी। आराम से बैठो, उसने ड्राविक के सामने रुकते हुए और एक मूर्तिकार की तरह कच्चे संगमरमर का आकलन करते हुए उसे ध्यान से देखते हुए आदेश दिया। तुम मेरी उम्मीद से बेहतर दिख रहे हो। युद्ध तुम पर जंचता है। ड्राविक का जबड़ा कस गया। वेरा मर चुकी है। मैंने भी यही सुना है, आर्थर ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। और बाकियों के बारे में क्या? जाओ, गुन्नार ने आत्मविश्वास से कहा। जैसा आपने आदेश दिया था, सब कुछ साफ कर दिया। आर्थर ने ड्रेविक के कंधे पर हाथ रखा। यह इशारा आश्वस्त करने वाला और आदेशात्मक दोनों था। तो चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। कमांड सेंटर में अत्यधिक ऊर्जा का संचार हो रहा था। होलोग्राफिक डिस्प्ले वारेन्या भर से वास्तविक समय के डेटा के साथ झिलमिला रहे थे। आर्थर अपने भरोसेमंद साथियों से घिरे हुए मेज के शीर्ष पर बैठ गए। वेक्स ने प्राथमिक होलो डिस्प्ले को सक्रिय किया। स्थिति रिपोर्ट। प्रोजेक्शन में वारेन्या के स्थलाकृतिक मानचित्र पर जूम किया गया, जिसमें प्रमुख स्थान ओसबोर्न नीले रंग में चमक रहे थे। पहला चरण पूरा हुआ। वेरा का सफाया हो गया, वेक्स ने आत्मविश्वास से बताया। उसकी कमान संरचना को ध्वस्त करने के बाद उसकी सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया या तितर बितर हो गई। आर्थर ने सोच समझकर सिर हिलाया। हताहतों की संख्या हमारी तरफ से नुकसान न के बराबर रहा, गुन्नार ने बेझिझक जवाब दिया। ज्यादातर लड़ाई द्रविक के सैनिकों ने लड़ी, लेकिन नैनो तकनीक से लैस बूस्टर की बदौलत हताहतों की संख्या 3% से कम रही। आर्थर ने ड्रेविक की ओर सहमति भरी नजर से देखा। तुम्हारे लोग डटे रहे। जनरल का सीना गर्व से फूल गया और उसने घोषणा की, लोहे की तरह। अच्छा। आर्थर उत्सुकता से आगे झुका। और उन दूसरे सरदारों का क्या? वेक्स ने एक दूसरी डिस्प्ले स्क्रीन पर स्विच किया, जिस पर भयावह समाचार प्रकट हुआ। जनरल खोलोड का निधन हो गया। उनके कमांड टेंट में स्नाइपर की गोली लगी। एडमिरल वोर्स्क एक दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी खराबी के दौरान डूब गए। आर्थर ने सोच विचार करते हुए अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ा, तो उसने प्रभाव पैदा करने के लिए कुछ देर के लिए विराम लिया। और उनके गुट? आर्थर ने और पूछताछ की। वे कुछ ही घंटों में पीछे हट गए, वेक्स ने पुष्टि की। और लोगों के बारे में क्या? आर्थर ने आगे पूछा। ईथन ने सहजता से कहा, प्रचार पहले से ही चल रहा है। आपको उस मुक्तिदाता के रूप में चित्रित किया जा रहा है जिसने ड्राविक के उदय का समर्थन किया। वो व्यक्ति जिसने एक दशक के गृहयुद्ध को समाप्त किया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आर्थर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी की गूंज से पूरा कमरा गर्माहट और आत्मविश्वास से भर गया। बिल्कुल सही। ड्राविक अपनी कुर्सी पर बेचैनी से हिलने लगा। उसके भारी भरकम शरीर के नीचे कुर्सी चरमरा उठी। अब क्या? आर्थर की मुस्कान युद्ध के लिए तैयार तलवार की तरह तेज हो गई। अब जनरल, आप शासन करें। उसने मेज पर थपथपाकर एक नया खाका निकाला और उनके सामने एक विशाल औद्योगिक परिसर साकार हो उठा। उन्होंने स्थिर और प्रभावशाली स्वर में घोषणा की, ऑसबोर्न होल्डिंग्स रिफाइनरियों, खानों और व्यापार केंद्रों का निर्माण पूरा करेगी। घरेलू मामलों में आपको पूरी स्वायत्तता होगी, लेकिन याद रखें, रक्षा और विदेश हित मेरे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ड्राविक की आंखें सिकुड़ गई। उसके चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। कब तक? आर्थर ने बिना पलक झपकाए उसकी निगाहों में देखा। जब तक तुम्हें याद है कि तुम्हें उस सिंहासन पर किसने बिठाया है। कमरे में तनाव भोर में छाने वाले कोहरे की तरह घना हो गया। फिर अचानक ड्राविक मुस्कुराया। तो चलिए काम पर लग जाते हैं। वॉर रूम में स्थिर बिजली की तरह ऊर्जा का संचार हो रहा था। ताजा बनी सोलारियन कॉफी की मनमोहक सुगंध ओजोन की महक के साथ मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रही थी जो संभावनाओं से भरपूर था। वारेन्या के नवसुरक्षित क्षेत्रों से सामरिक जानकारी वाले होलोग्राफिक डिस्प्ले चमक रहे थे, लेकिन आर्थर का ध्यान कहीं और था। अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए ठुड्डी के नीचे उंगलियों को जोड़कर उन्होंने अपनी बर्फीली नीली आंखों से एथन को घूरना शुरू कर दिया। नोक्टिस महाद्वीप। आर्थर ने बड़ी सहजता से बोलना शुरू किया, मानो कोई तलवार म्यान से निकाली जा रही हो। मुझे बताओ कि हमने सिर्फ एक युद्ध जीता है, लेकिन बाजार में हार गए हैं। ईथन सीधा खड़ा हो गया। देर रात होने के बावजूद उसका सिला हुआ सूट बिल्कुल साफ सुथरा था। अपनी कलाई पर लगे कम्युनिकेटर पर एक टैप करते ही केंद्रीय होलो डिस्प्ले युद्ध के नक्शों से बदलकर लेन देन के एक विशाल बही खाते में बदल गया, जिसमें प्रत्येक मत सोने की धूल की तरह धीरे धीरे चमक रहा था। अध्याय 156। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमने सिर्फ नॉक्टिस के हथियार बाजार में पैठ ही नहीं बनाई है, एथन ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। हमने उसमें 10% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। होलोग्राम ने नाटकीय रूप से जूम किया और उनके संचालन का खुलासा किया। देश वारेन्या, प्राथमिक ग्राहक। खरीद 5000 XM42 प्लाज्मा राइफलें, टियर 3 इन्फेंट्री, 290 मुख्य युद्धक टैंक, ऑसबोर्न रिएक्टिव आर्मर से सुसज्जित 50 नाइटशिट स्टील्थ ड्रोन मार्क 4। कुल राजस्व 4.2 बिलियन यूनिक्रेड। भुगतान 20% अग्रिम भुगतान के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। शेष राशि वारेन्या कच्चे तेल के निर्यात के रूप में दी जाएगी। 5 वर्षीय अनुबंध। आर्थर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, द्रविक उन नए खिलौनों का अच्छा उपयोग कर रहा है। ईथन की मुस्कान और भी तेज हो गई। ओह, ये तो बस शुरुआत है। देश खार्जन, ब्लैक मार्केट पाइपलाइन। खरीदारी 10,000 CR-77 लड़ाकू राइफलें, ब्लैक आयरन मर्सनरी ग्रुप,
25 हैवो क्लास मोबाइल तोपखाना, खारजिन रिवोल्यूशनरी फ्रंट और 500 शैडो क्लोए घुसपैठ किट। अज्ञात खरीदार। कुल राजस्व 6.8 बिलियन यूनिक्रेट। अज्ञात क्रिप्टो करेंसी। ये सौदा फर्जी कंपनियों के माध्यम से किया गया था। ओसबोर्न होल्डिंग से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। जानकारी को चुपचाप आत्मसात कर रहे गुन्नार ने अंततः धीमी सीटी बजाकर चुप्पी तोड़ी। शैडो क्लोक्स, ये तो प्रोटोटाइप है। ईथन ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। खरीदार ने बाजार दर से 3 गुना अधिक कीमत चुकाई। इसे ठुकराना फिजूल खर्ची जैसा लगा। आर्थर की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। तो ये रहस्यमयी ग्राहक कौन है? अपुष्ट है, एथन ने सतर्क स्वर में उत्तर दिया। लेकिन अफवाहें ईस्टर्न कंसोर्टियम की ओर इशारा करती है। तूफान से पहले के तनाव की तरह कुछ क्षणों के लिए वातावरण में सन्नाटा छा गया। फिर आर्थर जोर से हंस पड़ा। वाह, हम अपने दुश्मनों को वही औजार बेच रहे हैं जिनका इस्तेमाल वे खुद को फांसी देने के लिए करेंगे। देश सिल्वेरिस, सरकारी अनुबंध, खरीदारी, एक ऑरोरा क्लास डिस्ट्रॉयर, नौसेना बेड़े का उन्नयन, 300 स्काई ब्रेकर एंटी एयर सिस्टम, शहर रक्षा ग्रिड और 12,000 टैक्टिकल एचओडी विजर, कुलीन बल। कुल राजस्व 15 बिलियन यूनिक्रेट। 50% अग्रिम भुगतान शेष खनिज अधिकारों के रूप में। अनुबंध में 10 साल का रखरखाव समझौता शामिल है। सिल्वेरिस अब कार्यात्मक रूप से ओसबोर्न तकनीक पर निर्भर है। डेटा स्ट्रीम पर टकटकी लगाए हुए वेक्स ने आखिरकार अपनी बात रखी। उस विध्वंसक में एक बैकरोर फर्मवेयर पैच है। अगर सिल्वेरिस ने कोई भी गलती की तो। आर्थर ने लापरवाही से हाथ हिलाया। बस यही उम्मीद करते हैं कि वे ऐसा न करें। देश आयरन पैक्ट, किराए के सैनिकों का गठबंधन। खरीद 200 व्रेत क्लास एक्सोसूट, विशेष अभियान, 5000 इन्फर्नो थर्मिट ग्रेनेड और 3 ऑब्सीडियन टैक्टिकल न्यूक्स, गुप्त वितरण। कुल राजस्व 9.5 बिलियन यूनिक्रेट, स्वर्ण समर्थित। उच्चतम मार्जिन, चौंका देने वाला 400%। खरीदार ने मोलभाव तक नहीं किया। गुन्नार के चोटिल चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वे किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं। माल्ड्रोस में तख्ता पलट हो गया है। एथन ने आत्मविश्वास से पुष्टि की। हम पहले से ही हारने वाली टीम को उनका ही पैकेज बेचने की तैयारी में जुटे हैं। आर्थर की मुस्कान लोहे को भी भेद सकती थी। ईथन, मुझे याद दिलाना कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं। ईथन ने होलोग्राम को स्वाइप किया, जिससे वो एक मैक्रो व्यू में विस्तारित हो गया, जो नॉक्टिस महाद्वीप का एक मंत्र मुक्त कर देने वाला घूमता हुआ ग्लोब था, जिसमें प्रत्येक लेन देन जीवंत नीली स्पंदनों में चमक रहा था। उन्होंने घोषणा की, पिछली तिमाही का कुल राजस्व 35.5 बिलियन यूनिक्रेट। अगली तिमाही के लिए अनुमानित राजस्व चौंका देने वाला 50 बिलियन यूनिक्रेट। आर्थर ने सीटी बजाई और उसकी भौहें तंग गई। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये तो युद्ध की अर्थव्यवस्था है। और भी बढ़िया बात है, एथन ने उत्साह से भरे स्वर में जवाब दिया और एक और डेटा सेट खोला। हमने महाद्वीप के 3 सबसे बड़े भाड़े के सैन्य गुटों के साथ विशेष अनुबंध हासिल कर लिए हैं। वे सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि हमारे खुफिया नेटवर्क, लॉजिस्टिक सिस्टम और यहां तक कि हमारी चिकित्सा तकनीक भी किराए पर ले रहे हैं। वेक्स उत्सुकता से आंखें चौड़ी करते हुए और करीब झुक गई। ये सिर्फ मुनाफा नहीं है, ये तो गंभीर लाभ कमाने का तरीका है। बिल्कुल, एथन की आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक थी। हम अब सिर्फ उनके आपूर्तिकर्ता नहीं हैं, हम उनकी जीवन रेखा है। आर्थर खड़ा हुआ और गहरी सोच में डूबा हुआ होलग्लोब के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। हमारी सबसे बड़ी बाधा क्या है? कोने से गुन्नार ने धीमी आवाज में कहा, उत्पादन चल रहा है। हमारे शुक्र ग्रह पर स्थित कारखाने 90% क्षमता से काम कर रहे हैं। अगर हमें और ऑर्डर मिलते हैं तो हमें विस्तार करना होगा। आर्थर ने दृढ़ता से सिर हिलाया। चलो इसे साकार करते हैं। और एथन? जी, एथन ने उत्सुकता से जवाब दिया। वह और निर्देशों के लिए तैयार था। ब्लैक मार्केट से हासिल की गई उस क्रिप्टो करेंसी को हमारे ऑरेलियन रियल एस्टेट वेंचर्स में लगाना शुरू करें। अब इस पैसे को वैध बनाने का समय आ गया है। ईथन ने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। मैं पहले से ही इस पर काम कर रहा हूं। मीटिंग खत्म होते ही आर्थर ने गंभीर भाव से एथन का हाथ पकड़ लिया। कंसोर्टियम, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में घबराहट झलक रही थी। क्या आपको यकीन है कि वे खरीद रहे हैं? आर्थर की निगाहों से मिलते ही एथन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, बिल्कुल पक्का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें दोषपूर्ण शैडो क्लोक्स बेच रहे हैं। आर्थर अविश्वास से पलके झपकाई और फिर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी की एक गहरी गूंजती हुई आवाज युद्ध कक्ष में, आकाश में गरजते हुए बादल की तरह गूंज उठी। बाहर नोक्टिस महाद्वीप पर भोर हो उठी। एक नए दिन की शुरुआत हुई और एक नए साम्राज्य के उदय का संकेत मिला। वारेनिया की राजधानी में हवा में एक विद्युतीय ऊर्जा गूंज रही थी, एक जीवंत स्पंदन जो यूनिटी स्क्वायर में खचाखच भरे लोगों की भीड़ के बीच प्रवाहित हो रहा था। सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों उत्सुक चेहरे उस विशाल संगमरमर के मंच की ओर देख रहे थे, जहां भोर के सुनहरे प्रकाश से जगमगाता एक व्यक्ति खड़ा था। जनरल ड्राविक, जो अब राष्ट्रपति ड्राविक है, अपनी साफ सुथरी सैन्य वर्दी में देखने लायक थे, जो चमकीले कोबाल्ट नीले रंग की थी और उस पर सुनहरी कढ़ाई और पदक लगे थे, जो उनकी छाती पर गिरे हुए तारों की तरह चमक रहे थे। उनकी स्टील ग्रे आंखों ने भीड़ का जायजा लिया। उनका चौकोर जबड़ा दृढ़ संकल्प से कसा हुआ था,
क्योंकि वे इस महत्वपूर्ण अवसर को संबोधित करने की तैयारी कर रहे थे। उनके पीछे राष्ट्रपति भवन विशाल रूप से दिखाई दे रहा था, जिसका बेदाग सफेद पत्थर का अग्रभाग युद्ध के निशानों से पूरी तरह से साफ किया हुआ था। लाल रंग के मैदान से उड़ते हुए कबूतर का प्रतीक बना राष्ट्रीय ध्वज हवा में शान से लहरा रहा था। जैसे ही द्राविक आगे बढ़ा, भीड़ से एक जोरदार आवाज फूट पड़ी। दशकों के संघर्ष के बाद सच्ची उम्मीद से भरी जयकारों और नारों की एक कान फाड़ देने वाली गर्जना। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और बस उसी क्षण सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने उसे गिलोटिन से गिरा दिया हो। वरेन्या के लोगों, उनकी आवाज यूनिटी स्क्वायर में गूंज उठी। छिपे हुए स्पीकरों द्वारा इसे और भी तेज किया गया और गोलियों के निशानों से चिह्नित इमारतों से इसकी गूंज सुनाई दी। आज हम सब एक साथ खड़े हैं, उत्तर या दक्षिण के रूप में नहीं, सैनिकों या नागरिकों के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में। भीड़ में एक बार फिर जयकारे की लहर दौड़ गई। कैमरा ड्रोन उत्साहित मधुमक्खियों की तरह ऊपर मंडरा रहे थे, हर कोण से इस ऐतिहासिक क्षण को कैद कर रहे थे और इसे पूरी दुनिया में प्रसारित कर रहे थे। श्रोताओं की विशाल संख्या के बावजूद द्रविक का लहजा अधिक आत्मीय हो गया। 30 साल तक हमने खून बहाया, 30 साल तक हमने अपने बेटों और बेटियों को दफनाया, अब और नहीं। आगे की पंक्ति में बैठी एक महिला अपने आंसू नहीं रोक पाई। राष्ट्रपति बनने के बाद मेरा पहला कार्य, उन्होंने उत्सुकता जगाने के लिए नाटकीय ढंग से कुछ देर रुककर कहा, सभी युद्ध सरदारों के गुटों का पूर्ण निरस्त्रीकरण। उनके हथियारों को पिघलाकर हल, स्कूल और अस्पताल बनाए जाएंगे। भीड़ एक बार फिर खुशी से झूम उठी। अजनबी खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे, जबकि अन्य राहत की सांस लेते हुए खुलकर रोने लगे। द्राविक ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करना जारी रखा। आर्थिक पुनरुद्धार क्षेत्र, ऑसबोर्न ग्रुप द्वारा वित्त पोषित करमुक्त औद्योगिक केंद्र, फीनिक्स फंड, युद्ध पीड़ितों के लिए मुआवजा, सार्वभौमिक अनिवार्य सैन्य सेवा युद्ध के लिए नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के लिए है। प्रत्येक वादे पर यूनिटी स्क्वायर में गूंजती जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इसी बीच ग्रैंड वारेन्या होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सबसे ऊपर आर्थर ओसबोर्न एक आलीशान मखमली सोफे पर बैठे थे और उनकी उंगलियों से सोलारियन व्हिस्की का एक गिलास लटक रहा था। दीवार के आकार की होलो स्क्रीन पर द्राविक को आश्चर्यजनक 8 के रेजोल्यूशन में प्रदर्शित किया गया। उनके माथे पर पसीने की हर बूंद चमक रही थी। ईथन खिड़की के पास खड़ा होकर ध्रुवीकृत कांच के माध्यम से वास्तविकता को सामने आते हुए देख रहा था। उसने लापरवाही से कहा, वो अच्छा है। आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है। स्क्रीन पर द्राविक अपने चरम पर पहुंच गए। उनकी आवाज जोश से गूंज रही थी। और जो लोग इस शांति पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं, जो ये फुसफुसाते हैं कि युद्ध हमारे खून में है, उसने अपनी छाती पर मुट्ठी पटकी। मैं कहता हूं, अपने चारों ओर देखो, यही हमारी असली पहचान है। भीड़ ने एकजुट होकर जोरदार जयकार की, जो उनके शब्दों का जीता जागता प्रमाण था। आर्थर ने व्हिस्की का एक घूंट धीरे से लिया और उस पल का आनंद लिया। तो उन निहत्थे सरदारों में से कितने वास्तव में अब हमारे वेतन पर हैं? ईथन ने अपने टैबलेट की तरफ देखा तक नहीं। 70%, बाकी 30%, वे गायब हो गए। आर्थर के होठों से हल्की सी हंसी निकल गई। और फीनिक्स फंड का क्या हुआ? ये सिर्फ दिखावटी कंपनियां हैं, एथन ने बेझिझक जवाब दिया। हर एक क्रेडिट सीधे ओसबोर्न होल्डिंग्स को वापस जाता है। आर्थर की मुस्कान धूर्ततापूर्ण और संतुष्टि से भरी थी। सुंदर, बाहर रात के आकाश में आतिशबाजी फूट पड़ी। सुनहरे और लाल रंग के धमाकों ने वारेन्या की नई सुबह को आशा और नवीनीकरण के वादे की तरह रोशन कर दिया। अध्याय 157, एक साम्राज्य का पुनर्जन्म। 1 नमकीन हवा बंदरगाह वारेन्या के दह चुके गैंट्री क्रेनों के कंकालनुमा अवशेषों से होकर गरजती हुई गुजरी, जिससे जंग लगी धातु मरते हुए जानवरों की तरह कराह उठी। आर्थर ओसबोर्न डॉक 17 के किनारे पर खड़ा था। उसके विशेष रूप से निर्मित जूते दशकों से जमा जंग के टुकड़ों पर चरमरा रहे थे। जब वो तेल से लथपथ लहरों के ठीक नीचे दिखाई देने वाले डूबे हुए मालवाहक जहाजों के कब्रिस्तान का अध्ययन कर रहा था, उसके बगल में बैठे एथन ने बुदबुदाते हुए कहा, हे भगवान। सड़ी हुई समुद्री शैवाल और डीजल की दुर्गंध से नाक सिकोड़ते हुए उसने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी रिफाइनरी को कूड़े के ढेर से जोड़ दिया गया हो। आर्थर जरा भी नहीं हिचका। बायोमेडिएशन टीमों के काम शुरू करने से पहले पिछले महीने आपको इसकी बदबू महसूस करनी चाहिए थी। उसने कंक्रीट का एक टुकड़ा पानी में उछाला और पानी में फैलती लहरों को देखा। इस अकेले घाट में ही 1938 की घेराबंदी से 3 सामूहिक कब्रें थी। अचानक दूर से आती हुई एक जहाज के हॉर्न की तेज आवाज ने घने बादल को चीर दिया। जैसे ही सुबह की धुंध से 20 विशाल मालवाहक जहाज स्टील के द्वीपों की तरह उभरे, एथन ने अपनी आंखों को तेज रोशनी से बचाने के लिए ढक लिया। अरे वाह, तुम तो सचमुच पूरा बेड़ा ही ले आए। क्वांटम शील्डिंग घटकों के लिए टाइटन की भारी लिफ्ट क्रेन की आवश्यकता थी। आर्थर ने अन्य ढंग से कहा, स्वचालित प्रणालियों को पेड़ों से भी मोटी लंगर रस्सियां बिछाते हुए देखते हुए। उन जनरेटरों का वजन 800 टन है। सामान्य बंदरगाहों को तो तैयारी के लिए ही 6 महीने लग जाते हैं। आर्थर, आवाज उनके बाई ओर से आई, जहां जॉर्ज अस्थिर गोदी पर धीरे धीरे चल रहा था। उसने हाथ से बने बरलूटी लोफर्स पहने हुए थे,
जिनकी कीमत शायद वारेन्या के अधिकांश लोगों की एक साल की कमाई से भी अधिक थी। उसके नेवी ब्लू ब्रियोनी सूट पर जंग के धब्बे लगने शुरू हो गए थे। ये क्या हो रहा है चचेरे भाई? जॉर्ज ने उनके पास पहुंचते ही गुस्से से कहा और उजाड़ बंदरगाह की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम मुझे यहां घसीट कर लाए हो, इस प्रलय के बाद की बंजर भूमि में बिना किसी कारण के। सांस लो जॉर्ज, आर्थर ने शांत भाव से बीच में टोकते हुए कहा। तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा। जॉर्ज ने मुंह खोला, लेकिन जैसे ही ओसबोर्न टाइटन का आगे का कार्गो बे एक यांत्रिक फूल की तरह खुलने लगा और विशाल निर्माण ड्रोनों की कतारें दिखाई देने लगी, वो जम गया। क्या ये नए मार्क 7 स्वायत्त पाइल ड्राइवर है? आर्थर ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, प्लाज्मा सहायता प्राप्त ड्रिलिंग मॉड्यूल के साथ, जिन्हें विकसित करने में आपने मदद की थी। एक पल के लिए जॉर्ज का गुस्सा शांत हुआ। उसने अपने चश्मे को ठीक किया और अचानक अनजाने में उत्सुक हो गया। इन्होंने अभी तक यूरोपीय संघ के सुरक्षा परीक्षण भी पास नहीं किए हैं। अच्छा हुआ कि हम ऑरेलियन फेडरेशन में नहीं हैं। आर्थर ने अपने रिस्टकॉम से एक होलोग्राफिक डिस्प्ले खोला। उसकी नीली रोशनी से उनके चेहरों पर अजीब सी परछाइयां पड़ रही थी। पूरी जानकारी दो, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है। जॉर्ज थोड़ा और करीब आया। उसकी इंजीनियर वाली प्रवृत्ति ने चिड़चिड़ाहट पर काबू पा लिया। आप नींव के लिए ग्राफिन युक्त स्मार्ट कंक्रीट का उपयोग कर रहे हैं? ये तो इस बदहाल समुद्र तल को स्थिर करने का यही एकमात्र तरीका है, आर्थर ने आत्मविश्वास से कहा। इस सारी अराजकता के शुरू होने से पहले मूल बंदरगाह हर साल 6 इंच डूबता जा रहा था। रुको, जॉर्ज ने होलोग्राम को जूम करके भार वहन करने वाले आरेख को देखते हुए कहा। यह सपोर्ट कॉलम 150,000 मीट्रिक टन भार वहन करने के लिए बने हैं। यह तो हद से ज्यादा है। चौथे स्तर की क्वांटम शील्डिंग के लिए संरचनात्मक अखंडता आवश्यक है, आर्थर ने सहजता से बीच में कहा। जब खार्जिन के तूफान आएंगे तो हमें तैयार रहना होगा। ईथन ने जोर से गला साफ किया। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। हमें से जिन्होंने MIT से सिविल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री नहीं ली है, क्या आप समझाना चाहेंगे? आर्थर ने आह भरी और आंखें घुमाई। जब हम फोर्स फील्ड जनरेटर लगाएंगे तो बंदरगाह ढह नहीं जाएगा। होलोग्राम को नियंत्रित करते हुए जॉर्ज धीमी आवाज में बुदबुदाता रहा। यह ज्वारीय क्षतिपूर्ति प्रणाली, क्या यह वेनिस मॉडल पर आधारित है? संशोधित संस्करण, आर्थर ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। हम AI विश्ववाणी एल्गोरिदम का उपयोग कर रहे हैं। अरे बाप रे, जॉर्ज ने अचानक दूसरे हिस्से पर जूम किया। ऊर्जा खपत के ये आंकड़े सही नहीं हो सकते। इसके लिए तो 3 परमाणु रिएक्टरों की जरूरत पड़ेगी। खरीद लिया है, आर्थर ने बेपरवाही से कहा। न्यू स्केल से 2 SR-300 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, वे फिलहाल टाइटन के लिए रवाना हो चुके हैं। जॉर्ज अविश्वास से अवाक रह गया। आपने अमेरिकियों से असली सामान तो खरीद लिया, लेकिन निर्यात प्रतिबंधों का क्या? आर्थर की मुस्कान तीखी लेकिन ठंडी थी। पता चला है कि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष को जुए की लत है। एक प्रेमिका है और केमन द्वीप समूह में उनका एक गुप्त बैंक खाता है। इसके बाद काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि जॉर्ज ने तकनीकी रूपरेखा और उनके निहितार्थों को आत्मसात कर लिया और अंत में उसने गहरी सांस छोड़ी। आप मानव इतिहास का सबसे उन्नत बंदरगाह वारेन्या में बना रहे हैं? उसने अविश्वास से पूछा। आर्थर ने अपने चारों ओर मौजूद जर्जर बंदरगाहों और डूबे हुए जहाजों की ओर इशारा किया, जहां गोलियों से छलनी गोदामों पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। जरा सोचो जॉर्ज, खार्जिन जलडमरू मध्य वैश्विक जहाजरानी का 30% हिस्सा संभालता है। यह अपनी पूरी क्षमता पर है और राजनीति और समुद्री लुटेरों के कारण अवरुद्ध है। उसने एक कलाकार की तरह अपनी बाहें चौड़ी कर ली, मानो वो अपनी किसी उत्कृष्ट कृति का अनावरण कर रहा हो। ये हमारा विकल्प होगा। गहरे पानी तक पहुंच, AI प्रबंधित लॉजिस्टिक्स, क्वांटम शील्डेड स्टोरेज। हम हर प्रमुख मार्ग पर परिवहन समय को 18 से 22% तक कम कर देंगे। ईथन ने प्रशंसा जताते हुए सीटी बजाई। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये तो मानो पैसे छापने का लाइसेंस है। जॉर्ज होलोग्राम को टकटकी लगाकर देखता रहा। उसकी उंगलियां ऐसे फड़फड़ा रही थी मानो वो हर छोटी से छोटी बात को ठीक करना चाहता हो। केवल नियामक बाधाएं ही, सब कुछ पहले ही हो चुका है, आर्थर ने उसे सहजता से आश्वस्त किया। राष्ट्रपति ड्राविक ने आज सुबह 99 साल की विशेष रियायत पर हस्ताक्षर किए हैं। बाहर निर्माण ड्रोन के चालू होने की आवाज और पुराने डॉक ढांचे को तोड़ना शुरू करने पर उनके प्लाज्मा कटरों की तेज आवाज के कारण उनके बीच एक और सन्नाटा छा गया। अंत में जॉर्ज ने अविश्वास से अपना सिर हिलाया। क्या आपको पता है कि इसे पूरा करने में कम से कम 500 अरब यूनिक्रेड लगेंगे? आर्थर जरा भी नहीं हिचका। दरअसल ये 470.3 बिलियन यूनिक्रेड है। पहले चरण के लिए नोक्टिस हथियारों की बिक्री से पहले ही पूरी फंडिंग हो चुकी है। कौन सी बिक्री? जॉर्ज ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ईथन ने मुस्कुराते हुए जॉर्ज के कंधे पर हाथ रखा। सर जॉर्ज, मेरा विश्वास कीजिए, आप सच में ये सब जानना नहीं चाहेंगे। जैसे ही टाइटन की क्रेनों द्वारा पूर्व निर्मित डॉक के पहले खंडों को उनकी जगह पर उठाया गया, आर्थर ने अपनी घड़ी देखी। हमें गुरुवार तक आपके परिवहन मॉडल एकीकृत करने की आवश्यकता है। पहले कंटेनर जहाज 11 दिनों में आ रहे हैं। जॉर्ज का सिर आश्चर्य से ऊपर उठा। क्या आपने पहले ही सारी क्षमता बेच दी है? आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा। हर एक TU मानक दरों के 220% पर। धातु के कटने की तीखी आवाज इंजीनियरों की चीखों और भारी मशीनों के चालू होने की गहरी गड़गड़ाहट के साथ मिल रही थी।
जो इलाका कभी सुनसान हुआ करता था, अब वहां चहल पहल मची हुई थी। जॉर्ज के चले जाने पर एथन आर्थर के करीब झुक गया। जॉर्ज पहले से ही किसी बेचारे इंजीनियर को भार वहन सहनशीलता के बारे में कोस रहा था। क्या आप वाकई चाहते हैं कि वो इसे चलाए? आर्थर ने अपने चचेरे भाई को अपने से दोगुने कद के एक निर्माण कर्मी के साथ सरिया के घनत्व पर गर्मागर्म बहस करते देखा और कंधे उचकाते हुए कहा, उससे बेहतर कौन हो सकता है? वो तो हद से ज्यादा पूर्णतावादी है। एक विशालकाय क्रेन ने 500 टन के कंक्रीट के खंभे को ऊपर की ओर घुमाया, जिसकी छाया ने क्षण भर के लिए सूर्य को ढक लिया। इसके अलावा आर्थर ने एक साम्राज्य के पुनर्जन्म को देखने के लिए पीछे मुड़ते हुए कहा, केवल एक ओसबोर ही उस नाम के योग्य कुछ बना सकता था। अध्याय 158, एक साम्राज्य का पुनर्जन्म 2। नोक्टिस महाद्वीप, एक आधुनिक महाद्वीप जहां राष्ट्र न केवल टैंकों और ड्रोन से बल्कि साइबर युद्ध के माध्यम से भी आपस में टकराते हैं। पृथ्वी से 10 गुना बड़ा पैंटेरा इतना विशाल है कि अकेले नोक्टिस महाद्वीप ही पृथ्वी के आकार के कई देशों को अपनी सीमाओं के भीतर समाहित कर सकता है। इसके 12 सहयोगी महाद्वीपों में से नोक्टिस सबसे अस्थिर है, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां इसके 60% देश संघर्ष में उलझे हुए हैं। कुछ राज्य गृहयुद्धों में फंसे हुए हैं। उनकी सड़कें प्रचार बैनरों और बमबारी से तबाह इमारतों के अवशेषों से भरी पड़ी है। कुछ लोग विस्तारवादी युद्ध लड़ते हैं, विवादित सीमाओं पर सेनाओं का टकराव होता है और फिर वे त्वरित तख्तापलट होते हैं, जिन्हें अक्सर प्रभाव हासिल करने की चाह रखने वाली विदेशी शक्तियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। नोक्टिस का सबसे बड़ा राष्ट्र वारेन्या 30 लंबे वर्षों से ऐसा ही एक युद्ध क्षेत्र रहा है। घनी शहरी बस्तियों और विशाल ग्रामीण इलाकों में फैले 5 अरब से अधिक लोगों के साथ वारेन्या कभी खंडित था। इसकी सरकार कमजोर थी और प्रांतों पर सरदारों और अलगाववादियों का शासन था। लेकिन अब राष्ट्रपति ड्राविक, आर्थर के ड्राविक की बदौलत स्थिति स्थिर प्रतीत होती है, या कम से कम ऐसा लगता है। वारेन्या का भूगोल उसके राजनीतिक परिदृश्य जितना ही विविधतापूर्ण है। उत्तरी क्षेत्र बर्फ से ढके पहाड़ों और विशाल टुंड्राओं का एक लुभावनी विस्तार है जो दुर्लभ खनिजों और तेल से भरा हुआ है। फिर मध्य मैदानी क्षेत्र है जहां अंतहीन खेत हलचल भरे महानगरों से मिलते हैं, जहां 80% आबादी नियॉन रोशनी से जगमगाती सड़कों के बीच स्थित विशाल आर्कियोलॉजी में रहती है जो जीवन से भरपूर है। अंत में हमारे पास दक्षिणी द्वीप समूह है जो भूमध्य रेखा के पास स्थित 100 उष्ण अकटिबंधीय द्वीपों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला है जो औद्योगिकरण से काफी हद तक अछूती है। इनमें से अधिकांश द्वीप निर्जन है, इनके हरे भरे जंगल घने हैं और तटरेखाएं प्राचीन है। कुछ चुनिंदा जगहों पर छोटे छोटे मछली पकड़ने वाले गांव हैं जहां स्थानीय लोग सादा जीवन जीते हैं और मुख्य भूमि पर चल रहे सत्ता संघर्षों से पूरी तरह अनजान है। जेनिथ सिटी, वारेन्या का हृदय राष्ट्रपति कार्यालय। जेनिथ सिटी के राष्ट्रपति कार्यालय में कदम रखें, जो कांच और इस्पात का एक शानदार नमूना है और गोलियों से छलनी बंकरों से बिल्कुल विपरीत है जहां से कभी द्राविक कमान संभालता था। फर्श से छत तक फैली एक खिड़की से खोलोडग्राद के क्षितिज का एक लुभावनी मनोरम दृश्य दिखाई देता है, जिसमें दोपहर के सूरज की रोशनी में इसकी गगनचुंबी इमारतें जगमगा रही है। इस आधुनिक अभयारण्य में वारेन्या का एक होलोग्राफिक मानचित्र जीवंत हो उठता है जो स्थलाकृति, संसाधन भंडार और जनसंख्या घनत्व को आश्चर्यजनक विस्तार से प्रदर्शित करता है। आर्थर अपने हाथों को लापरवाही से जेब में डाले उसके सामने खड़ा है, दक्षिणी द्वीपों का अध्ययन ऐसे कर रहा है जैसे कोई शतरंज का उस्ताद अपनी अगली चाल पर विचार कर रहा हो। पास ही एक आलीशान कुर्सी पर इथन आराम से बैठा है और बढ़िया वारेन्याई बोर्बन विस्की का गिलास घुमा रहा है। तुम्हें पता है, वो एक सहज मुस्कान के साथ कहता है, ज्यादातर लोग तो बस एक ही निजी द्वीप खरीदते हैं, तुम तो 100 खरीदने जा रहे हो। आर्थर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे विकल्प पसंद है। ड्राविक अपनी डेस्क से टेक लगाकर खड़ा है। अब उसने सैन्य वर्दी के बजाय एक सिले सिला राष्ट्रपति सूट पहना हुआ है और उसने अपनी भुजाओं को चुनौती भरे अंदाज में बांध रखा है। ये सब बेकार है, न कोई बुनियादी ढांचा, न कोई उद्योग, नाम मात्र की आबादी। आर्थर द्वीप समूह के जीवंत विवरणों को जूम करके देखने के लिए होलोग्राम पर टैप करता है। बिल्कुल सही, कोई राजनीति नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कोई ताकझांक नहीं। आर्थर की इस धृष्टता पर ड्राविक का जबड़ा कस गया। तुम वहां कुछ बनाना चाहते हो। कई चीजें, आर्थर ने बेपरवाही से स्वीकार किया। ईथन फिर से हंस पड़ा। वो तो विनम्रता दिखा रहा है, असल में वो सब कुछ वही बनाना चाहता है। ड्राविक ने दांत भींचते हुए गहरी सांस छोड़ी। तुम मेरे देश को अपना निजी खेल का मैदान बना रहे हो। आर्थर उसकी ओर सीधा मुड़ता है, उसका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ बना रहता है। नहीं, मैं उन द्वीपों को अभियानों के लिए एक सुरक्षित अड्डे में बदल रहा हूं, जबकि वारेन्या का शेष भाग आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप अपनी इच्छानुसार शासन कर सकें और उससे लाभ कमा सकें। ड्राविक की आंखों में एक पल के लिए निराशा झलकती है या हताशा। और अगर मैं मना कर दूं तो? आर्थर जरा भी विचलित नहीं होता, उसकी निगाहें अड़िग है। तुम नहीं कर पाओगे। वातावरण में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था जो इतना घना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। शांतिप्रिय स्वभाव वाले एथन ने सन्नाटा तोड़ने से पहले अपने पेय का एक घूंट लिया और फिर कहा, ड्रेविक, जरा इस पर गौर करो। अभी तो उन द्वीपों से कुछ भी आय नहीं हो रही है,
लेकिन अगर परिवार का मुखिया उनका विकास कर दे तो अचानक उनकी कीमत अरबों में हो जाएगी। हम कर, रोजगार, व्यापार, सब कुछ वारेन्या में वापस आने की बात कर रहे हैं। ड्राविक ने अपनी कंठी रगड़ी, स्पष्ट रूप से संदेह जताते हुए। और आखिर आप ऐसी कौन सी चीज बनाने की योजना बना रहे हैं जिसके लिए 100 द्वीपों की आवश्यकता होगी? आर्थर ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी। एक सुरक्षित निवास, निजी बंदरगाह, अनुसंधान सुविधाएं। ईथन ने आंख मारते हुए कहा, मनोबल बढ़ाने के लिए शायद 1-2 कैसीनो भी। ड्राविक ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? आर्थर के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आया। वो पहले एक वार्ताकार की बजाय एक दबंग व्यक्ति की तरह दिखने लगा। द्रविक, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप याद रखें कि आपको उस कुर्सी पर किसने बिठाया था। आप राष्ट्रपति बनना चाहते थे, मैंने इसे संभव बनाया। अब मैं बदले में कुछ मांग रहा हूं। ड्राविक की उंगलियां ऐसे फड़फड़ाई मानो वो किसी अदृश्य हथियार को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मालिक हो? आर्थर ने सोच विचार करते हुए अपना सिर झुकाया। मैंने तुम्हारा साथ दिया था, इसमें फर्क है। एक और सन्नाटा उन्हें ऐसे घेर लेता है जैसे समुद्र पर कोहरा छा गया हो, क्योंकि होलोग्राम अशुभ रूप से झिलमिला रहा था और उनके चेहरों पर बदलती हुई नीली रोशनी डाल रहा था। अंत में ड्राविक ने एक गहरी आह भरी। ठीक है, ये द्वीप तुम्हारे हैं, लेकिन एक शर्त पर। आर्थर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। नाम बताओ। ड्राविक ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, सभी निर्माण परियोजनाओं में वारेन्याई श्रमिकों को प्राथमिकता मिलेगी। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा जबकि मेरे लोग सिर्फ इसलिए भूखे मर रहे हैं ताकि आप सस्ते श्रम को आयात कर सके। आर्थर ने प्रशंसापूर्वक सिर हिलाया। यह उचित है। कमरे में तूफान से पहले के तनाव की तरह एक और पल का सन्नाटा छा जाने के बाद ड्राविक ने अनिच्छा से अपना हाथ बढ़ाया। आर्थर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। सौदा पक्का हो गया। एथन ने उत्साह से अपना गिलास ऊपर उठाया। नई शुरुआत के लिए। जैसे ही आर्थर ने होलोग्राम पर एक नजर डाली, उसका दिमाग संभावनाओं और योजनाओं से भर गया जो पहले से ही आकार ले रही थी। उन अछूते द्वीपों के बीच कहीं ओसबोर्न साम्राज्य का भविष्य उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा था, और कोई भी, न तो प्रतिद्वंद्वी निगम और न ही ऑरेलियन फेडरेशन, उसके रास्ते में खड़ा हो सकता था। जैसे ही आर्थर और एथन दोपहर की ठंडी हवा में बाहर निकले, राष्ट्रपति भवन के भारी दरवाजे उनके पीछे सरसराहट के साथ बंद हो गए। उनके सामने एक विशाल आंगन फैला हुआ था जो आयातित संगमरमर और स्थानीय वारेन्याई आयनवुड पेड़ों से सुसज्जित एक सुव्यवस्थित क्षेत्र था, जिनकी गहरी पत्तियां हवा में सरसरा रही थी। सबसे दूर एक चिकनी बख्तरबंद लिमोसिन इंतजार कर रही थी, जिसकी काली खिड़कियों में महल की विशाल आकृति प्रतिबिंबित हो रही थी। ईथन ने अपने कफलिंग्स ठीक किए और आदत के अनुसार उसकी पैनी नजरें चारों ओर घूमने लगी। क्या तुमने ध्यान दिया कि जब तुमने द्वीपों का जिक्र किया तो ड्रेविक कैसे हिचकिचाया? अध्याय 159, पट्टा और लीवर। ईथन ने अपनी कफलिंग्स ठीक की। उसकी पैनी नजरें चारों ओर घूम रही थी। ये आदत उसे वर्षों की सतर्कता के कारण पड़ गई थी। क्या तुमने द्वीपों का जिक्र करते समय ड्रेविक की झिझक देखी? आर्थर चलता रहा। उसके ऑक्सफोर्ड जूतों के चिकने तलवे पत्थर के रास्ते पर खटक रहे थे। वो पट्टे को परख रहा था। ईथन मुस्कुराया। उसकी निगाहों में शरारत की झलक थी। और मुझे लगा था कि हमने उसे बेहतर प्रशिक्षण दिया है। जैसे ही वे लिमोसिन के पास पहुंचे, सादे कपड़ों में सजे लेकिन स्पष्ट रूप से हथियारों से लैस एजेस के 2 एजेंट दरवाजों के दोनों ओर खड़े हो गए। उनमें से एक ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाकर पीछे का दरवाजा खोला। आर्थर बिना कुछ कहे अंदर चला गया और एथन ने भी उसका अनुसरण किया। उनके पीछे दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर वे सन्नाटे में डूब गए। शहर की हलचल दूर की एक हल्की फुसफुसाहट में बदल गई। आलीशान चमड़े की सीटें और पॉलिश किया हुआ महोगनी कंसोल, जिसमें पुरानी सोलारियन व्हिस्की रखी थी, ने आराम और नियंत्रण दोनों का माहौल बनाया। अंतर्निर्मित सुरक्षा प्रणालियों से निकलने वाली ओजोन की हल्की सी गंध उनके आलीशान परिवेश के नीचे सुरक्षा की कई परतों का संकेत दे रही थी। ईथन ने 2 गिलास भरे और सुनहरे रंग के तरल पर रोशनी पड़ते हुए देखा। फिर एक गिलास आर्थर को देते हुए बोला, वो बहुत सहज हो रहा है, जरूरत से ज्यादा सहज। आर्थर ने अपना पे लिया और उसे अन्य ढंग से घुमाया। सत्ता पुरुषों को ऐसा ही बना देती है। लिमोसिन गाड़ी महल के द्वारों से गुजरते हुए आसानी से आगे बढ़ गई और जेनिथ सिटी के हलचल भरे सरकारी जिले में प्रवेश कर गई। जैसे ही शाम ढलने लगी, नियॉन साइन बोर्ड जगमगा उठे और सड़कों पर नीले और सुनहरे रंग की जीवंत छटा बिखेर दी। ईथन पीछे झुक गया। उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी हुई थी, जो क्षणिक विचारों की तरह उनके सामने से तेजी से गुजर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि वो पलटवार करेगा? आर्थर ने अपने गिलास से एक घूंट लिया। अभी नहीं, लेकिन वो करेगा। ईथन ने नाक से जोर से सांस छोड़ी और अविश्वास से सिर हिलाया। हमने उसे एक देश थाली में परोस कर दे दिया था। कोई युद्ध सरदार नहीं, कोई गृह युद्ध नहीं, बस एक सिंहासन और लहराने के लिए एक झंडा। और अब वो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे उसने इसे खुद बनाया हो। आर्थर के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं झलक रहा था। वो बेवकूफ नहीं है। वो जानता है कि असली शक्ति कहां निहित है। फिलहाल तो ठीक है,
एथन ने तीखे स्वर में जवाब दिया। लेकिन ड्रेविक जैसे लोग, वे ज्यादा देर तक शुक्रगुजार नहीं रहते। उन्हें लगने लगता है कि उन्होंने इसे कमाया है। जैसे ही वे गगनचुंबी इमारतों से सजी एक चौड़ी सड़क पर मुड़े, इस उच्च सुरक्षा वाले कॉर्पोरेट क्षेत्र में भीड़ कम होने लगी। आर्थर का ध्यान एक होलोग्राफिक बिलबोर्ड की ओर आकर्षित हुआ, जिस पर ओसबोर्न का प्रतीक चिन्ह चमक रहा था, जो उनके नवीनतम क्वांटम कंप्यूटिंग डिवीजन के लिए एक आकर्षक विज्ञापन था। कुछ देर सोचने के बाद आर्थर ने आखिरकार कहा, वो काम का है, फिलहाल के लिए। ईथन ने संदेह से अपनी भौहें उठाई। और जब वो ऐसा नहीं होता? आर्थर ने बड़ी सावधानी से अपनी उंगली से गिलास के किनारे को छुआ और अपनी अगली चाल के बारे में सोचने लगा। फिर हम किसी और को ढूंढ लेंगे। ईथन ने मुस्कुराते हुए सहज आत्मविश्वास के साथ अपने पेय को घुमाया। तुमने पहले से ही किसी विकल्प के बारे में सोच रखा है ना? आर्थर कुछ देर रुका, सवाल को धुएं की तरह हवा में लटकाए रखा। फिर लिमोसिन के कंसोल में एक कमांड टाइप किया। अचानक उनके बीच एक होलोग्राफिक डिस्प्ले चालू हो गया, जिसने अंधेरे आंतरिक भाग को ढेर सारी जानकारी, सैन्य रिकॉर्ड, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, वित्तीय विवरण आदि से रोशन कर दिया। कर्नल वेरा के द्वितीय कमांड, जनरल रास्कोव। ईथन ने भौहें उठाई और धीरे से सीटी बजाई। आयरन बेयर? सच में? आर्थर ने उस शख्स के चेहरे पर जूम किया, जो एक अनुभवी योद्धा था, जिसके हाथ में एक कृत्रिम भुजा लगी हुई थी और जो अपनी क्रूर कार्यकुशलता के लिए कुख्यात था। आखिरी दम तक वेरा के प्रति वफादार। अब ड्रेविक के तथाकथित सफाई अभियान की बदौलत वो एक गुप्त जेल में सड़ रहा है। ईथन की मुस्कान शिकारी जैसी हो गई। मुझे लगता है तुमने उसे निकलवा लिया होगा। आर्थर की चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। आगे झुकते हुए एथन ने जोर देकर कहा, तो हमारे पास एक अतिरिक्त है। ये अच्छी खबर है, लेकिन ड्रेविक अभी भी लोकप्रियता के शिखर पर है। आप उसे किसी पुराने सर्किट बोर्ड की तरह आसानी से बदल नहीं सकते। आर्थर की मुस्कान बेहद हल्की थी जब उसने जवाब दिया, नहीं, लेकिन क्या होगा अगर उसे युद्ध अपराधों से जोड़ने वाले सबूत सामने आ जाएं? या अगर उसका प्रिय आर्थिक चमत्कार उसके नीचे ही ढहने लगे? ईथन को इस सब की धृष्टता पर हंसी आ गई। क्या तुम उसे गिराने के लिए देश को बर्बाद करने को तैयार हो जाओगे? आर्थर ने उसकी आंखों में स्थिर निगाहें डाली। मैं इसे और बेहतर तरीके से दोबारा बनाऊंगा। जैसे ही वे एक निजी हवाई अड्डे के पास पहुंचे, जहां आर्थर का शानदार फैंटमैक्स उनका इंतजार कर रहा था, जिसके इंजन शाम की हवा में धीरे धीरे गुनगुना रहे थे। हवा में तनाव स्थैतिक बिजली की तरह कड़क रहा था। ईथन ने अपना पेय खत्म किया और संदेह भरी नजरों से भौहें उठाई। क्या आपको इसके नतीजों की चिंता नहीं है? अगर वारेन्या में फिर से अस्थिरता फैलती है तो दूसरों को इसकी भनक लग ही जाएगी। लिमोसिन से बाहर निकलते हुए आर्थर ने नाटकीय अंदाज में अपने कोट को हवा में लहराने दिया और शांत भाव से जवाब दिया, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वे अपनी ही अराजकता से निपटने में इतने व्यस्त हो कि हमारी अराजकता पर ध्यान ही न दे। ईथन उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। उसके दिमाग में अनगिनत परिदृश्य और संभावनाएं दौड़ रही थी। तुम इससे कहीं बड़ी साजिश रच रहे हो। जेट की ओर बढ़ते हुए आर्थर ने पीछे मुड़े बिना बस इतना कहा, हमेशा। एक झटके में उनके पीछे हैच सील हो गया और इंजन गर्जना करते हुए चालू हो गए, क्योंकि फैंटमैक्स खोलोडग्राद के ऊपर अंधेरे होते आकाश में उड़ने लगा। एक ऐसा शहर जिसकी रोशनी नीचे मखमली कपड़े पर बिखरे हुए रत्नों की तरह झिलमिला रही थी। और राष्ट्रपति भवन के भीतर कहीं द्राविक अपनी खिड़की के पास खड़े होकर उसी क्षितिज को निहार रहे थे। शायद ये सोच रहे थे कि सत्ता पर उनकी पकड़ कब तक कायम रहेगी। एक सप्ताह बाद सम्मेलन कक्ष अस्थायी ओसबोर्न टावर, जेनेट सिटी। जब आर्थर चिकनी ओब्सीडियन टेबल के सिर पर खड़ा था, तो वो बाहर के लुभावने दृश्य की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। सम्मेलन कक्ष की कांच की दीवारों से जेनेट सिटी का एक जीवंत दृश्य दिखाई देता था, जो नियॉन लाइटों से जगमगाता हुआ एक क्षितिज था, जिसकी विशाल संरचनाएं रात में नुकीले दांतों की तरह उभरी हुई थी। शहर जीवंत और चहल पहल से भरा हुआ था, पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति के बवंडर में फंसा हुआ था। भीतर से खींची जा रही अदृश्य डोरियों से पूरी तरह अनजान था। अपने चारों ओर की नीरस रोशनी को सोख लेने वाले काले रंग के सूट में लिपटे आर्थर ने मेज की पॉलिश की हुई सतह पर अपनी उंगलियों से धीमी सधी हुई लयबद्ध थपथपाहट की, जो तनावपूर्ण वातावरण में अशुभ रूप से गूंज रही थी। उनके सामने राष्ट्रपति द्राविक बैठे थे, जिनका सैन्य अंदाज उनके बेहतरीन ढंग से सिले हुए राष्ट्रपति सूट के बिल्कुल विपरीत था। उसकी स्टील ग्रे आंखें घबराहट से एथन, जो अपनी सीट पर आराम से बैठा था, और गुन्नार, जो युद्ध में तराशी गई मूर्ति की तरह दरवाजे के पास पहरेदार की तरह खड़ा था, के बीच घूम रही थी। कर्नल वेक्स पास ही मंडरा रहे थे। उनकी साइबरनेटिक आंख झिलमिला रही थी, क्योंकि वो होलोग्राफिक रिपोर्टों को स्क्रॉल कर रहे थे। वातावरण प्रत्याशा से भरा हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा तूफान आने से ठीक पहले महसूस होता है। आर्थर ने अंततः चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में कोमलता थी, फिर भी अधिकार का भाव झलक रहा था। युद्ध समाप्त हो गया है ड्राविक। अब असली चुनौती है पुनर्निर्माण की। इसके जवाब में ड्राविक का जबड़ा कस गया। मुझे पता है, आर्थर ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम हो? उसने हाथ हिलाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और दरवाजा सरसराते हुए खुल गया। 50 पुरुष और महिलाएं अंदर आए, जिनकी उपस्थिति ने मौन धारण करने की मांग की। कॉर्पोरेट जगत के काले रंग के कपड़ों से लेकर
अकादमिक गाउन और यहां तक कि सैन्य सटीकता तक सभी बेदाग ढंग से सजे धजे थे और उन सभी से एक सुनियोजित प्रतिभा की आभा निकल रही थी। अपनी नई सरकार से मिलिए, आर्थर ने बड़े ही शान से घोषणा की और अपनी बाहें चौड़ी कर ली। ड्राविक अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, मुट्ठियां कसकर भींचे हुए। ये सब क्या है? वारेनियन बोर्बन के गिलास को घुमाते हुए एथन हल्के से हंस पड़ा। एक तोहफा। सच कहें तो आजकल प्रतिभाशाली लोग मिलना मुश्किल है। आपके मौजूदा कैबिनेट के सदस्य या तो मर चुके हैं या कहीं छिपे हुए हैं। टेबल पर एक हल्के से टैब से आर्थर ने सैकड़ों फाइलों से भरा एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन तैयार किया, जिनमें से प्रत्येक में नाम, विशेषज्ञता और निष्ठाओं का विवरण था। ये वित्त, अवसंरचना, सैन्य रसद और न जाने किन किन क्षेत्रों के कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं। वे तुरंत आपके मंत्रालयों में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। आर्थर को घूरते हुए ड्राविक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मेरी सरकार को अपने कठपुतलियों से भरने की कोशिश कर रहे हो। आर्थर की मुस्कान ठंडी और कठोर थी। मैं उन्हें सहयोगी मानना पसंद करता हूं। कमरे में अचानक ठंडक सी दौड़ गई। गुन्नार थोड़ा सा हिला। उसका विशाल शरीर भागने की किसी भी संभावना को प्रभावी ढंग से रोक रहा था। वेक्स की साइबरनेटिक आंख धीरे से घूम रही थी, क्योंकि वो ड्रेविक के बायोमेट्रिक्स का विश्लेषण कर रही थी। हृदय गति बढ़ रही थी और अंदर ही अंदर क्रोध सुलग रहा था। ड्राविक आगे बढ़ा। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी, जो दूर के बादलों की तरह गूंज रही थी। तुम्हें यह तय करने का अधिकार नहीं है कि मेरे देश पर कौन राज करेगा। आर्थर का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। तुम्हारा देश? वो और करीब आया। उसकी आवाज एक तीखी फुसफुसाहट में बदल गई, जो तनाव को चाकू की तरह चीर देती थी। तुम्हें सिंहासन इसलिए मिला है क्योंकि मैंने इसकी अनुमति दी है। तुम सत्ता का प्रयोग इसलिए करते हो क्योंकि मैंने इसे प्रदान किया है, और अगर तुम ये भूल जाओगे तो उन्हें अपनी बात पूरी करने की जरूरत नहीं थी। उनके शब्दों का भार हवा में भारीपन लिए हुए था। ड्राविक के नथुने फूल गए, लेकिन वो अपनी जगह पर डटा रहा और पीछे हटने से इनकार कर दिया। लगभग सहज भाव से आर्थर पीछे की ओर झुक गया और व्यावसायिक मोड में आ गया। अब फंडिंग की बात करते हैं। अचानक मेज के ऊपर एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण चमक उठा, जिसमें एक चौंका देने वाली संख्या दिखाई दी। 300 अरब यूनिक्रेड। पूरे शहरों में फिर से जान डालने के लिए पर्याप्त पैसा। यह नजारा देखकर ड्राविक की सांसें थम गई। आर्थर ने अधिकारपूर्ण लहजे में कहा, यह वारेनिया की जीवन रेखा है। अस्पताल, स्कूल, सड़कें और वफादारी। ईथन ने एक क्रेडिट चिप को मेज पर पटकते हुए जोर से आवाज की। हर लेन देन पर नजर रखी जाएगी, हर गलत आवंटन का पता लगाया जाएगा, और अगर एक भी क्रेडिट गायब हो गया तो? उसका लहजा चेतावनी भरा था। उसके बगल में गुन्नार ने धमकी भरे अंदाज में अपनी उंगलियां चटकाई। द्रविक की आवाज कर्कश और तनावपूर्ण निकली। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। आर्थर ने एक ठंडी भावहीन हंसी हंसी, जो दीवारों से टकराकर गूंज उठी। यहां भरोसे का कोई महत्व नहीं है, आज्ञा पालन अनिवार्य है। अपनी कलाई की कड़ियों को बड़ी सावधानी से सीधा करते हुए उन्होंने शांत भाव से कहा, इन मंत्रियों को पदस्थापित करने के लिए आपके पास 1 सप्ताह का समय है। उसके बाद मुझे प्रगति की उम्मीद है। द्रविक की मुट्ठियां कांप रही थी। उसने चुनौती भरे लहजे में उससे पूछा, और अगर मैं मना कर दूं तो? आर्थर ने पीछे मुड़कर देखे बिना ही नीचे शहर के दृश्य को देखने वाली फर्श से छत तक फैली खिड़की की ओर चलना शुरू कर दिया। उनका जवाब चौंकाने वाली शांति से भरा था। तब वारेन्या को एक नए राष्ट्रपति की जरूरत होगी। और वैसे भी उसने व्यंग्य भरे लहजे में कंधे के ऊपर से पलटकर कहा, मुझे पता है कि तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। अध्याय 160 छायाओं का सिंहासन। 1 कमरे में तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था, जैसे सर्दियों की सुबह में घना कोहरा होता है। आर्थर पैनोमिक खिड़की से मुड़ा। उसके खास तौर पर बनाए गए जूते काले रंग के फर्श पर तेजी से खटकने लगे। एक ऐसी आवाज जो उन 50 विशिष्ट ऑपरेटिवों द्वारा छोड़ी गई चुप्पी में गूंजती हुई प्रतीत हुई, जो अभी अभी सैन्य सटीकता के साथ बाहर निकले थे। वे परछाइयों की तरह चल रहे थे। उनके महंगे जूते ध्वनि रोधक फर्श पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। केवल जब दरवाजे दबाव के साथ बंद हुए और एक सरसराहट की आवाज आई, तब आर्थर ने चुप्पी तोड़ी। अब जबकि हमने कार्मिक मामलों को सुलझा लिया है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पुरानी व्हिस्की की तरह मधुर और समृद्ध थी। आइए इस बात पर ध्यान दें कि हम वास्तव में आपके इस तबाह हुए राष्ट्र का पुनर्निर्माण कैसे करेंगे। एक तेज गति से उसने टेबल के आकर्षक इंटरफेस में कमांड टाइप किए। इसके ऊपर की हवा झिलमिला उठी और 3 विशालकाय होलोग्राफिक ब्लूप्रिंट प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक एक ऐसे औद्योगिक परिसर का प्रतिनिधित्व करता था जो इतना भव्य था कि युद्ध पूर्व वारेन्या में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पहला आरेख मेज के बाई और फैलकर एक विशाल धातुकर्म चमत्कार को प्रकट करता है। आर्थर ने लगभग 1 किलोमीटर तक आसमान में फैली विशालकाय धातु गलाने वाली संरचनाओं पर जूम किया। हमारे आर्थिक पुनरुद्धार का पहला चरण उन्होंने भूमिगत स्तरों को दिखाने के लिए प्रोजेक्शन को घुमाते हुए समझाया। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो यह नॉक्टिस महाद्वीप पर सबसे बड़ी ग्रीन स्टील उत्पादन सुविधा होगी, जो कार्बन न्यूट्रल और ऑप्टिमाइज होगी और सालाना 3 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन करने में सक्षम होगी। ड्राविक की साइबरनेटिक आंख तेजी से घूमी, क्योंकि वो उपस्तरीय आरेखों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। और नीचे
ईथन ने अपनी बॉर्बन व्हिस्की को घुमाते हुए हल्की सी हंसी हंसी। यहीं से असली मजा शुरू होता है। आर्थर मुस्कुराया और एक और कमांड टैप किया। अचानक 12 भूमिगत मंजिलें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। यहां उन्नत मिश्र धातु अनुसंधान और उत्पादन कार्य होगा। हम 5 वर्षों के भीतर नॉक्टिस के हथियार बाजार का 78% हिस्सा पूरा करेंगे। जरा सोचिए, केवल ग्राफीन प्रबलित परत ही। ये वारेन्या द्वारा हस्ताक्षरित सभी शस्त्र संधियों का उल्लंघन है। द्रविक ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। आर्थर जरा भी नहीं हिचका। इसीलिए तो इसे कृषि उपकरण निर्माण के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। उसने द्राविक की ओर भौहें चढ़ाते हुए कहा, सच में? क्या मुझे तुम्हें बुनियादी अस्पष्टता भी समझानी पड़ेगी? इसके बाद एक बेहद खूबसूरत बायोटेक्नोलॉजी कैंपस आया, जो देखने में किसी बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करके बनाया गया प्रतीत होता था और अपने आसपास के वातावरण से बिल्कुल विपरीत था। शानदार चिकित्सा अनुसंधान सुविधाओं के साथ साथ विशालकाय ऊर्ध्वाधर कृषि परियोजनाएं भी खड़ी थी। आर्थर ने सहजता से आगे कहा, सार्वजनिक रूप से यह हमारी मानवीय उपलब्धि के रूप में काम करेगा। अकाल को समाप्त करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, अत्याधुनिक चिकित्सा अनुसंधान और यहां तक कि ऑरेलियन सीमा के दक्षिण में सबसे बड़ा अस्पताल परिसर। इस नए आरेख से जुड़ते ही वेक्स की साइबरनेटिक आंख झपक उठी। लेवल 4 के ये जैव नियंत्रण क्षेत्र केवल मानवीय परियोजनाओं के लिए बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि वे है। आर्थर ने एक सीलबंद भूमिगत सुविधा पर जूम किया। उसकी आवाज स्थिर और अडिग थी। जबकि सतह पर टीके बनाए जा रहे हैं, हमारा ब्लैक ऑर्किड विभाग यहीं पर अनुकूलित न्यूरोटॉक्सिन और लड़ाकू उत्तेजक विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हमारे स्टेम सेल अनुसंधान से मिलने वाली संभावनाओं के बारे में सोचिए। तुम मेरे देश को हथियार बनाने की प्रयोगशाला में बदल रहे हो। द्रविक दहाड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ईथन ने एक नाटकीय आह भरी। हम खंडहरों को आय के स्रोतों में बदल रहे हैं। मेरे दोस्त, हमारे साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश करो। अंतिम रूपरेखा स्क्रीन पर साकार हो उठी, जिसमें एक विशाल तटीय विकास परियोजना का खुलासा हुआ, जिसे देखकर ड्रेविक की बची हुई जैविक आंख अविश्वास से चौड़ी हो गई। जमीन के ऊपर एक हलचल भरा व्यापारिक बंदरगाह धातु के विशालकाय ढांचों की तरह आकाश की ओर फैले क्रेनों के साथ जीवंत हो उठा। हमारा सबसे अनमोल रत्न, आर्थर ने घोषणा की। उनके चेहरे पर उत्साह की एक असामान्य चमक दिखाई दी। ये इतना गहरा है कि इसमें सबसे बड़े कंटेनर जहाज भी समा सकते हैं और ये स्वचालित लॉजिस्टिक सिस्टम से सुसज्जित है, जो इसे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे कुशल बंदरगाह बना देगा। अब तक चुप रहे गुन्नार ने पानी के नीचे स्थित विस्तारों की ओर इशारा करते हुए कहा, और वे? आर्थर ने एक शिकारी मुस्कान बिखेरी। जलमग्न निर्माण से कुछ ऐसे कहें तो अस्वीकार्य लाभ संभव हो पाते हैं, जैसे नौसेना के प्रोटोटाइपिंग के लिए क्वांटम शील्डेड ड्राई डॉक और पनडुब्बी पेन, जो आधिकारिक तौर पर मौजूद नहीं है। उसने आरेख की एक छिपी हुई परत पर टैप किया। साथ ही वैश्विक निगरानी के लिए हमारे पानी के नीचे के केबल नेटवर्क से सीधा लिंक भी है। जैसे ही इसके निहितार्थों का एहसास हुआ, कमरे में गहरी खामोशी छा गई। ड्राविक के हाथ मेज पर कांप रहे थे, क्योंकि वह जो सुन रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। तुम वारेन्या का पुनर्निर्माण नहीं कर रहे हो, तुम एक किला। एथन ने मददगार अंदाज में सुझाव दिया। एक सिंहासन, आर्थर ने सहजता से सुधार करते हुए कहा, जिससे हम संपूर्ण नॉक्टिस आर्थिक क्षेत्र को नियंत्रित करेंगे। ड्राविक इतनी जोर से कुर्सी से उठा कि कुर्सी जमीन पर गिरकर चरमरा गई। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। जनता कभी नहीं। जनता? आर्थर की आवाज खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। जनता तब खुश होगी जब उनके बच्चों का पेट भरेगा और उनकी सड़कें फिर से सुरक्षित हो जाएंगी। जब नौकरियां वापस आएंगी और पेंशन मिलेगी, तब वे आपकी प्रशंसा करेंगे। आपको क्या लगता है कि उन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की क्या परवाह होगी? ईथन ने रहस्यमय अंदाज में आगे झुकते हुए कहा, और अगर कोई बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगे तो? उसने गुन्नार की ओर इशारा किया, जिसने अपने रिस्ट कम्युनिकेटर को सक्रिय कर दिया। एक होलोग्राम न्यूज फीड अचानक चालू हो गई, जिसमें रास्कोव के कारागार परिवहन के रहस्यमय रूप से आग की लपटों में जलने का फुटेज दिखाया गया। पुनर्निर्माण क्षेत्रों में दुर्घटनाएं होती रहती है। आर्थर पूरी तरह सीधा खड़ा था और दृढ़ कदमों से मेज के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, जब तक कि वो ड्रेविक के चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर नहीं आ गया। निर्माण आदेशों पर हस्ताक्षर करो, उन्होंने दृढ़ और प्रभावशाली स्वर में आग्रह किया। मेरे निर्देशों का पालन करो और तुम्हें वारेन्या के उद्धारकर्ता के रूप में याद किया जाएगा। उसने दृढ़ता से अपने हाथ से द्राविक के कंधे पर दबाव डाला, जो किसी ढहती हुई इमारत के भार की तरह भारी और अडिग था। लेकिन इनकार कर दिया तो तुम भूले हुए सपनों की लंबी कतार में एक और असफल क्रांतिकारी बनकर रह जाओगे। टावर के बाहर पहले निर्माण ड्रोन आकाश में उड़ गए। उनकी परछाई शहर पर ऐसे छा गई मानो युद्ध की राख से उठने वाले एक भव्य यांत्रिक फिनिक्स के पंख हो। जैसे ही ड्रेविक के पीछे दरवाजे बंद हुए, आर्थर टस से मस नहीं हुआ। उसकी बर्फीली और हिसाब किताब करने वाली आंखें गुन्नार और वेक्स की ओर घूमी। एक मौन आदेश। गुन्नार पहले ही अपने कोट में हाथ डालकर एक छोटा मैट ब्लैक रंग का उपकरण निकाल रहा था। उसने एक बटन दबाया और जैसे ही विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप क्षेत्र अपनी जगह पर स्थापित हुए, हवा में एक धीमी सी गूंज भर गई। होलोग्राम डिस्प्ले क्षण भर के लिए झिलमिलाए
और फिर स्थिर हो गए। अब वे किसी भी बाहरी नेटवर्क से पूरी तरह से अलग हो गए थे। वेक्स की साइबरनेटिक आंख ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच की और जो वे पहले से जानते थे उसकी पुष्टि की। सभी सिग्नल निष्क्रिय है, कोई निगरानी नहीं, कोई रिसाव नहीं। आर्थर ने गहरी सांस ली और अपने कंधों को ऐसे घुमाया जैसे कोई अदृश्य बोझ उतार रहा हो। फिर वो पूरी तरह से उनकी ओर मुड़ गया। ये समय है अध्याय 161 छायाओं का सिंहासन 2। आर्थर ने गहरी सांस छोड़ी और अपने कंधों को ऐसे घुमाया मानो वो कोई अदृश्य बोझ उतार रहा हो। वो पूरी तरह से समूह की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। अब समय आ गया है। ईथन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और आलस से अपना ड्रिंक घुमाया। किस बात का समय? क्योंकि अगर ये उस नौका के बारे में है जिस पर तुम्हारी नजर है तो मैं उस सुनहरे रंग की सजावट को अस्वीकार करता हूं। भद्दा लगता है। आर्थर मुस्कुराया नहीं। अब नोक्टिस महाद्वीप जाने का समय है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। गुन्नार ने अपनी बाहें मोड़ ली। उसके चेहरे पर पड़े जख्मों के भाव भावहीन थे। वेक्स की उंगलियां उसकी कलाई पर लगे कम्युनिकेशन डिवाइस पर स्थिर हो गई। यहां तक कि एथन की मुस्कान भी थोड़ी फीकी पड़ गई। अपने शब्दों के भार को हवा में गूंजने देते हुए आर्थर ने आगे कहा, वरेन्या तो बस पहला हिस्सा था, अब हम बाकी के हिस्से लेंगे। ईथन ने तुरंत संभलते हुए कोहनियों को मेज पर टिकाकर आगे की ओर झुकते हुए आर्थर की आंखों में पैनी निगाहें गड़ा दी। क्या आप सिर्फ एक देश से संतुष्ट नहीं है? आर्थर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नहीं, वेक्स ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नोक्टिस महाद्वीप में 130 से अधिक संप्रभु राज्य है। अगर 60% भी युद्ध में हो तो भी 80 अवसर। आर्थर ने सहजता से बीच में कहा, 80 वारेन्या जैसी घटनाएं होने का इंतजार कर रही है। गुन्नार की आवाज धीमी और गड़गड़ाती हुई सुनाई दी। तुम ड्राविक की रणनीति को दोहराना चाहते हो? आर्थर ने सहमति में एक बार सिर हिलाया। बिल्कुल सही। ईथन ने धीरे से सीटी बजाई, मानो उसे बात समझ आ गई हो। तो क्या हुआ? हम बस अगला युद्ध क्षेत्र चुन ले, किसी ऐसे सरदार को ढूंढ ले जिसे खुद को महान समझने का भ्रम हो और उसे सत्ता में खड़ा कर दे। कोई भी सरदार नहीं, आर्थर ने दृढ़ता से कहा। सही सरदार वे जो जीत सकते हैं, लेकिन केवल हमारी मदद से। उसने मेज पर थपथपाया और एक होलोग्राफिक डिस्प्ले चालू हो गया जिसमें नोक्टिस का नक्शा लाल चिन्हों से भरा हुआ था जो महाद्वीप पर खुले घावों की तरह फैले हुए थे। सक्रिय युद्ध क्षेत्र, विद्रोह, असफल राज्य। आर्थर ने एक मार्कर पर जूम किया। खार्जिन। छवि एक रेगिस्तानी देश में बदल गई जहां तोपखाने की गोलाबारी के बीच तेल के खेत धधक रहे थे। उन्होंने शांत भाव से समझाया, वर्तमान में यह गृह युद्ध अपने 7वें वर्ष में है। मौजूदा सरकार कमजोर और भ्रष्ट है। उनके पास पैसों की कमी हो रही है जबकि विद्रोही गुटों की पकड़ मजबूत होती जा रही है। ईथन की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। और मुझे लगता है आपने अपना घोड़ा भी चुन लिया है। आर्थर फिर मुस्कुराया। कर्नल वासिक, पूर्व विशेष बल के सदस्य और सैनिकों के बीच लोकप्रिय, सौदा स्वीकार करने के लिए पर्याप्त व्यावहारिक। वेक्स की साइबरनेटिक आंख तेजी से डेटा स्कैन करते हुए झपक उठी। वो फिलहाल हार रहा है क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी है। आर्थर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हम इसे ठीक कर देंगे। गुन्नार ने सोच विचार करते हुए धीमी आवाज में कहा, और जब वो जीत जाएगा तो तब खार्जिन एक और वारेन्या बन जाएगा। आर्थर ने सीधे सादे शब्दों में कहा, हमारी रिफाइनरियां, हमारे बंदरगाह, हमारे सैनिक। ईथन खिलखिलाकर हंसा। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। और अगर वो एहसान फरामोश हो जाए तो? आर्थर का चेहरा गंभीर हो गया। उसके शब्दों का भार हवा में भारी महसूस हुआ। तो हम उसे याद दिलाएंगे कि उस आखिरी आदमी का क्या हुआ था जो ये भूल गया था कि उसे सत्ता में किसने बिठाया था। जैसे ही आर्थर ने अपना ध्यान अपने डिजिटल मानचित्र पर अगले निशान पर केंद्रित किया, कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। वन में होलोग्राम झिलमिलाया और एक तटीय राष्ट्र में परिवर्तित हो गया जिसकी राजधानी अलगाववादियों द्वारा घिरी हुई थी। उनकी संसद बिखर रही है। आर्थर ने स्थिर और प्रभावशाली स्वर में कहा, सेना विभाजित है। तख्ता पलट के लिए बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां हैं। वेक्स ने चिंता से भरे चेहरे के साथ भौहें चढ़ाई। लेकिन सिल्वेरिस के ऑरेलियन फेडरेशन से मजबूत संबंध है। अगर हम खुलेआम आगे बढ़ते हैं, हम ऐसा नहीं करते। आर्थर ने तीखे स्वर में बीच में ही टोकते हुए कहा, हम उनके अपने लोगों को ही ये काम करने देते हैं। हम तो बस चाकू को दिशा देते हैं। ईथन के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान आ गई। उसके अंदर उत्साह उमड़ रहा था। कूटनीति का मेरा पसंदीदा तरीका। आर्थर ने एक के बाद एक कई देशों का उदाहरण देते हुए अपना सिलसिला जारी रखा। माल्ड्रोस, तेल से समृद्ध और वर्तमान में प्रतिबंधों के अधीन, सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार। आयरन पैक्ट, किराए के सैनिकों का गठबंधन सही अनुबंधों के साथ खरीदा जा सकता है। पूर्वी खोलोड, अकाल से ग्रस्त, सहायता के माध्यम से आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। जब तक उसने अपना काम समाप्त किया, पूरा नक्शा भयावह रूप से लाल रंग में चमक रहा था। एक महाद्वीप जो किसी भोज में परोसे जाने वाले व्यंजनों की तरह टुकड़ों में काटे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। अंततः गुन्नार ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज भारी लेकिन दृढ़ थी। यह सिर्फ विस्तार नहीं है, यह विजय है। आर्थर ने गुन्नार की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, यह तो होना ही है। ईथन ने आलस से अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन चटकाई। ठीक है,
तो हमारे पास विजन है, अब इसे साकार कैसे करें? टेबल पर एक निर्णायक प्रहार के साथ आर्थर ने फाइलों का एक और सेट मंगवाया। काले बजट, शेल कॉर्पोरेशन, एनक्रिप्टेड संचार चैनल, सब कुछ उनके सामने प्रकट हो गया। पहला चरण, संपत्तियों की पहचान करें। महत्वपूर्ण सूचनाओं से भरी फाइलें खोलते हुए वेक्स की उंगलियां इंटरफेस पर तेजी से चलने लगी। हमें जमीनी स्तर पर लोगों की जरूरत होगी, ऐसे स्थानीय संपर्कों की जो सही लोगों से बात कर सके। काम शुरू हो चुका है, आर्थर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। एजिस की टीमें 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में तैनात हैं और भी टीमें जल्द ही शामिल होंगी। ईथन ने प्रशंसापूर्वक सीटी बजाई। देखा, आप काफी व्यस्त रहे हैं बॉस। ईथन की टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए आर्थर आगे बढ़ा। चरण 2, संसाधन आवंटन। गुन्नार ने हाँ में जवाब दिया। हथियार, वाहन, नकदी और वैधता, आर्थर ने दृढ़ता से कहा। मीडिया नियंत्रण और प्रचार के जरिए हम गोली चलने से पहले ही कहानी को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। वेक्स ने जोर से सिर हिलाया। मैं कुछ ही दिनों में हमारे नेटवर्क को तैयार करवा सकता हूं। आर्थर ने एथन की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में शरारत की एक झलक थी। तीसरा चरण, अस्वीकार्य अभियान। ईथन की मुस्कान शिकारी जैसी हो गई। अब आता है मजा। झूठे हमलों, हत्याओं, आर्थिक तोड़फोड़ के बारे में सोचो, आर्थर ने स्थिर और सधी हुई आवाज में कहा। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे उम्मीदवार ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प बचे हों। गुन्नार ने अपनी बाहें मोड़ ली। उसके चेहरे पर संदेह स्पष्ट था। और अगर दूसरी शक्तियों को इसकी भनक लग जाए तो क्या होगा? ऑरेलियन, कंसोर्टियम? आर्थर की मुस्कान लोहे की तरह ठंडी थी। जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ पल के लिए उन दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। फिर एथन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और सोच विचार करते हुए अपनी बॉर्बन की बोतल को घुमाया। स्पष्ट करने के लिए, क्या आप पूरे महाद्वीप पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं? आर्थर जरा भी नहीं हिचका। हाँ, छद्म युद्धों के माध्यम से, बिल्कुल। और किसी को पता भी नहीं चला जब तक ये पूरा न हो जाए। ईथन ने अविश्वास से सिर हिलाते हुए धीरे से हंसते हुए कहा, आप सच में छोटी सोच नहीं रखते, है ना बॉस? आर्थर ने आखिरकार हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, वेक्स ने गहरी सांस ली। इसका पैमाना, इसका जोखिम, इनाम, आर्थर ने आत्मविश्वास से कहा। नोक्टिस के संसाधनों पर एकीकृत नियंत्रण, वैश्विक व्यापार मार्गों पर पूर्ण प्रभुत्व और एक ऐसा साम्राज्य जो बनने के लिए तैयार है। गुन्नार की आवाज धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। और अगर हम असफल हो गए तो? आर्थर की निगाहें अड़िग रहीं। हम ऐसा नहीं करेंगे। होलोग्राम अशुभ रूप से झिलमिलाने लगा और लाल निशान खून के धब्बों की तरह नक्शे पर फैल गए, जिनमें से प्रत्येक उनके साहसी लक्ष्य की ओर एक और कदम का प्रतिनिधित्व कर रहा था। बाहर जेनिथ सिटी के ऊपर सूरज एक अनिश्चित चमक के साथ छाया हुआ था, जबकि दूर कहीं काले बादल मंडरा रहे थे। एक तूफान आने वाला था। अध्याय 162, बिल्कुल भी रेखा नहीं। उनके बीच नोक्टिस का होल ग्लोब अशुभ रूप से स्पंदित हो रहा था, जिसके युद्धग्रस्त राष्ट्र ओसबोर्न के लाल रंग में सराबोर थे। आर्थर फर्श से छत तक फैली खिड़कियों की ओर पीट करके खड़ा था। भोर की रोशनी कमरे में फैल रही थी, जिससे उगते सूरज के सामने उसकी आकृति एक तेज छाया के रूप में दिखाई दे रही थी। अब जबकि हमने नोक्टिस महाद्वीप के लिए अपनी योजनाएं पूरी कर ली हैं, उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ एथन और अन्य लोगों की ओर मुड़ते हुए कहा, चलिए काम बांट लेते हैं। ईथन ने अपने पेय को घुमाया और गिलास में बर्फ की खनक को देखा। क्या मुझे कोई शानदार उपाधि मिलेगी? हथियारों की तस्करी का सरगना सुनने में अच्छा लगता है। आर्थर ने उसे अनदेखा करना चुना। उंगलियों के एक इशारे से होलोग्लोब ने नोक्टिस के औद्योगिक युद्ध क्षेत्र आयरन बेल्ट पर जूम किया। ईथन, हथियारों की बिक्री की जिम्मेदारी अभी भी तुम्हारी ही है, आर्थर ने दृढ़ता से कहा। ईथन की मुस्कान और भी तीखी हो गई। कूटनीति का मेरा पसंदीदा तरीका। मैं बाजार में 50% हिस्सेदारी चाहता हूं, आर्थर ने जोरदार लहजे में घोषणा की। हर सरदार, हर विद्रोही गुट, हर पिछड़े इलाके की सेना हमारे हथियारों पर निर्भर होनी चाहिए। अगर वे गोली चलाते हैं तो वो ओसबोर्न द्वारा बनाई गई बंदूक से ही चलानी चाहिए। ईथन आगे की ओर झुका और उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एकाधिकार है, यही तो नियंत्रण है, आर्थर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पहला चरण, बाजारों में माल की बाढ़ ला दो, जरूरत पड़ने पर लागत मूल्य पर बेचो। दूसरा चरण, एक बार जब ग्राहक इसके आदी हो जाएं, तो हम कीमतें बढ़ा देंगे। तीसरा चरण, हम उनके सारे युद्ध अपने नियंत्रण में ले लेंगे। ईथन ने सोचते हुए अपने गिलास पर उंगलियां थपथपाई। और जब पैंटेरा परिषद गड़बड़ी का आरोप लगाएगी? आर्थर की मुस्कान तीखी हो गई। उन्हें रोने दो, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान गुन्नार पर केंद्रित किया। गुन्नर, तुम एजिस 7 का नेतृत्व करोगे। वो विशालकाय व्यक्ति अविचल बना रहा, लेकिन उसने अपनी भुजाओं को आपस में सटाकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, मानो वो किसी प्रभाव के लिए तैयार हो रहा हो। मैं चाहता हूं कि आप साल के अंत तक 5 नई बटालियनें तैनात करके अपने अभियान का विस्तार करें। पूरी तरह से अस्वीकार्य, न वर्दी, न झंडे, सिर्फ परिणाम। गुन्नार की आवाज कर्कश थी जब उसने पूछा, बजट? आर्थर ने मेज पर हाथ फेरा। एक आंकड़ा सामने आया। 20 अरब यूनिक्रेड एक लुभावने वादे की तरह उनके सामने प्रकट हुए।
युद्ध क्षेत्रों से भर्ती करो, पूर्व सैनिकों से, अनाथों से, हमारे बीच के हताश लोगों से, उन्हें उद्देश्य और वफादारी प्रदान करो। गुन्नार की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आ गई और वो थोड़ा मुस्कुराया। तुम्हें एक सेना चाहिए? मुझे एक सर्जिकल छुरी चाहिए, आर्थर ने तीखे स्वर में स्पष्ट किया। सटीक हमले, सत्ता परिवर्तन, दुर्घटनाएं, एजिस राष्ट्रों को आकार देगा, एक अदृश्य शक्ति जो हमला करने से पहले तक काम करती रहेगी। अंत में आर्थर ने वेक्स की ओर रुख किया। वेक्स, अब तुम ब्लैक वैली की बागडोर संभाल रहे हो। कर्नल की साइबरनेटिक आंख अचानक सक्रिय हो गई और उसके लेंस पर डेटा की धाराएं एक डिजिटल तूफान की तरह झिलमिलाने लगी। मैं चाहता हूं कि तुम उत्पादन 3 गुना कर दो, आर्थर ने आदेश दिया। उसकी आवाज स्थिर और अधिकारपूर्ण थी। हमारे अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को 24 घंटे काम पर लगाएं। हमें अगली पीढ़ी के ड्रोन, एआई लक्ष्यकरण प्रणाली और सिंडर प्रोटोकॉल को 6 महीने के भीतर चालू करने की आवश्यकता है। वेक्स अकड़ गया। ये जैविक है। आर्थर जरा भी नहीं हिचका और कमरे में गहरी खामोशी छा गई। यहां तक कि एथन भी रुक गया। उसकी हमेशा वाली मुस्कान की जगह चिंता के भाव दिखाई दिए। वेक्स ने धीरे से सांस छोड़ी। ये हो जाएगा। ईथन ने सोच विचार करते हुए अपने पेय को घुमाया और होलोग्लोब को एक लघु ग्रह की तरह घूमते हुए देखा। तो मुझे ये बात स्पष्ट करने दीजिए। मैं महाद्वीप के हर हथियार व्यापारी को रिश्वत देता हूं, धमकाता हूं और बहकाता हूं। गुन्नार एक गुप्त सेना बनाता है। वेक्स अपने दुष्ट अड्डे में भयानक हथियार तैयार करता है। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना गिलास उठाया। और आप, परिवार के मुखिया, इस भव्य योजना में आपकी क्या भूमिका है? आर्थर की निगाहें स्थिर रहीं और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। मैं जीत गया। ईथन धीरे से हंसा, लेकिन उसमें कोई वास्तविक खुशी नहीं थी। और क्या होता है जब इनमें से कोई सरदार हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है? जब एजिस के एजेंट छानबीन शुरू कर देते हैं, या जब वेक्स के प्रयोगशाला के चूहों में विवेक जाग उठता है। आर्थर खिड़की के पास टहलते हुए गया और नीचे फैले शहर को निहारने लगा। फिर हम उन्हें बदल देंगे। गुन्नार अपनी सीट पर असहज होकर हिलने लगा। तुम भगवान बनने की बात कर रहे हो? आर्थर ने अचानक मुड़कर देखा। उसकी आंखें हिम नदियों की तरह ठंडी थी। नहीं, देवता दयालु है। उन पर एक दमनकारी सन्नाटा छा गया। अंत में वेक्स ने अपना गला साफ किया और बोला, यूएसएस इसे हमेशा के लिए नजरअंदाज नहीं करेगा। उनके खुफिया नेटवर्क पहले से ही हमारी सीमाओं की छानबीन कर रहे हैं। आर्थर ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में होंठ सिकोड़े। उन्हें छानबीन करने दो। जब तक उन्हें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, तब तक वे शर्तों के लिए गिड़गिड़ाने लगेंगे। ईथन ने उपहासपूर्वक कहा, वरना वे हम पर परमाणु बम गिरा देंगे। वे ऐसा नहीं करेंगे, आर्थर ने भयावह निश्चितता के साथ उत्तर दिया, क्योंकि हम उनके बैंकों, उनके मीडिया संस्थानों, यहां तक कि उनके राजनेताओं पर भी अपना कब्जा जमा लेंगे। उसने होलोग्राम को तब तक थप्प पाया जब तक कि वो वित्तीय लेन देन के एक जटिल जाल में परिवर्तित नहीं हो गया, जो उनके सामने किसी काले जादू के मंत्र की तरह घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। चौथा चरण, आर्थिक गला घोंटना। हम जो भी गोली बेचते हैं, जो भी सैनिक प्रशिक्षित करते हैं, वो सब हमारे पास वापस आता है। गुन्नार ने अपने जबड़े कसकर भींच लिए। और लोगों का क्या होगा? आर्थर की मुस्कान अजीब तरह से शांत थी जब उसने जवाब दिया, उनके बारे में क्या? ईथन ने धीरे से अपना गिलास नीचे रखा और बोलने से पहले उस पल का आनंद लिया। आप जानते हैं, बॉस, उसने अपनी आंखों में शरारत की झलक के साथ कहना शुरू किया, साम्राज्य और तानाशाही के बीच एक पतली सी रेखा होती है। आर्थर ने अपने विचारों से नजरें भी नहीं हटाई। यहां कोई रेखा ही नहीं, उसने सपाट स्वर में उत्तर दिया। वेक्स की उंगलियां उसकी कलाई पर लगे कम्युनिकेटर पर तेजी से चल रही थी। उसकी आवाज में अफरातफरी थी। मुझे शुक्र ग्रह की प्रयोगशालाओं तक पहुंच की आवश्यकता होगी। सिंडर के कुछ प्रकारों को शून्य गुरुत्वाकर्षण संश्लेषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आर्थर ने बिना किसी झिझक के कहा। गुन्नार ने संतोषजनक आवाज के साथ अपनी गर्दन चटकाई। मैं खार्जन में भर्ती शुरू करूंगा। वहां बहुत सारे भूखे सैनिक हैं। अच्छा, आर्थर ने सिर हिलाया। ईथन खड़ा हो गया और अपने सूट को सीधा करने लगा, मानो वो युद्ध के लिए तैयार हो रहा हो। खैर, मुझे हथियार डीलरों को मनाना है। मेरे बिना महाद्वीप को जलाने की कोशिश मत करना। उसकी मुस्कान तीखी और शरारती थी। अंत में उनकी ओर मुड़कर आर्थर ने बारी बारी से टीम के प्रत्येक सदस्य से नजरें मिलाई। एक आखिरी बात, उसने कहा। उसकी आवाज एक भयावह फुसफुसाहट में बदल गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे रुक गए। वातावरण में तनाव और भी गहरा हो गया। अगर तुम में से कोई भी हिचकिचाया, अगर तुम में से कोई भी डगमगाया, तो मुझे पता चल जाएगा। उसके शब्द किसी गिलोटिन की धार की तरह लटके हुए थे, मानो गिरने ही वाले हों। और मैं तुम्हारी जगह किसी और को नियुक्त कर दूंगा। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एथन ने एक तीखी और खतरनाक मुस्कान के साथ सन्नाटा तोड़ा। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता था। जैसे जैसे वे एक एक करके बाहर निकलते गए, आर्थर खिड़की पर लौट आया और सूर्योदय को देखता रहा, जिससे नौकटे सुनहरे और गहरे लाल रंग में रंग गया, जो इसकी सतह के नीचे पनप रहे काले इरादों के विपरीत एक सुंदर दृश्य था। उसके ठीक नीचे कहीं आगे आने वाली अराजकता के लिए हथियारों की खेप पहले से ही लोड की जा रही थी। क्षितिज से परे कहीं
एजिस 7 के पहले रंगरूट एक अनिश्चित भाग्य की ओर खिंचे चले जा रहे थे और ब्लैक वैली के भीतर गहराई में अस्थिर सिंडर प्रोटोकॉल से भरी शीशियां अशुभ रूप से जीवित हो उठीं। अध्याय 163 नॉक्टिस ओसबोर्न ग्रीन है। एक महीने बाद वारेन्यान आकाश। वीटियोल हेलीकॉप्टर तूफानी बादलों को चाकू की तरह चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसके इंजनों से एक गहरी लयबद्ध धुन निकल रही थी जो मजबूत केबिन में गूंज रही थी। आर्थर कॉकपिट की ओर पीठ करके बैठा था। उसकी उंगलियां ठुड्डी के नीचे जुड़ी हुई थी और उसकी आंखें बाहर घूमते हुए भूरे बादलों पर टिकी हुई थी। उनके सामने राष्ट्रपति ड्राविक अपनी सीट पर बेचैनी से हिल रहे थे। उनका आमतौर पर शांत रहने वाला व्यवहार मुश्किल से छिपी हुई झुंझलाहट के कारण थोड़ा बिगड़ रहा था। ड्राविक के बगल में उनके भरोसेमंद सलाहकार जनरल ऑर्लोव, रक्षा मंत्री कोवल और चीफ ऑफ स्टाफ वेरा पेट्रोवना थे, जिन्हें आर्थर की सिफारिशों के आधार पर चुना गया था। हालांकि वे इस तथ्य से पूरी तरह अनजान रहे। हम आखिर कहां जा रहे हैं, ओसबोर्न? रोटर ब्लेड की गर्जना के बीच ड्रेविक ने आखिरकार गुस्से से कहा। आर्थर जरा भी नहीं हिचका। धैर्य रखो, पेट्रोवना ने कूटनीतिक ढंग से आगे झुकते हुए कहा। श्री ओसबोर्न, पूरे सम्मान के साथ, आपने हमें बिना किसी स्पष्टीकरण के सुरक्षा परिषद की बैठक से बाहर निकाल दिया। राष्ट्रपति का कार्यक्रम लचीला, आर्थर ने शांत भाव से बीच में टोकते हुए कहा, जिससे बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची। ड्राविक का जबड़ा कस गया। तुम्हें मेरा शेड्यूल तय करने का अधिकार नहीं है। आर्थर ने थोड़ा सा मुड़कर ड्रेविक से नजरें मिलाई। क्या मैं नहीं हूं? इसके बाद जो सन्नाटा छाया वो बाहर मंडराते तूफानी बादलों से भी अधिक गहरा था। वेक्स की तरह दिखने वाली साइबरनेटिक आंख वाले विशालकाय ऑर्लोव ने अपना गला साफ किया। अगर ये फीनिक्स इनिशिएटिव में देरी के बारे में है, बात देरी की नहीं है। आर्थर ने उसे बीच में ही रोकते हुए तीखे लहजे में कहा। बात नतीजों की है। हेलीकॉप्टर में तेज हवा के झोंके आने से वो बुरी तरह हिल गया। कोवल ने अपनी आर्मरेस्ट को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। ईथन आराम से कोपायलट की सीट पर बैठा था और मुस्कुराते हुए घूम गया। आराम करो दोस्तों, अगर बॉस तुम्हें मारना चाहता तो तुम अब तक सड़क पर बिखरे पड़े होते। ईथन की बेपरवाही देखकर ड्राविक की आंख फड़क उठी। यह तसल्ली देने वाली बात नहीं है, ऐसा होना ही नहीं था, ईथन ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। आर्थर ने अपनी घड़ी देखी। 10 मिनट, और 10 मिनट बाद बादल ऐसे छंट गए जैसे पर्दे हटा दिए गए हों। उनके सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य था। जो कभी एक पुराने वारेनियन सैन्य अड्डे का खंडहर हुआ करता था, वो अब एक विशाल और विस्मयकारी संरचना में परिवर्तित हो गया था। क्षितिज पर काले स्टील और प्रबलित प्लास्टिल से बना एक विशाल परिसर फैला हुआ था, जिसका विशाल आकार अविश्वसनीय था। 6 मंजिला रक्षा दीवारें स्वचालित बुर्जों से सुसज्जित थी। हैंगर इतने बड़े थे कि उनमें मशीनों की पूरी बटालियन समा सकती थी। उनके सामने ऐसे रनवे फैले हुए थे जो एक साथ स्टील्थ बमवर्षकों के पूरे विंग को उड़ाने में सक्षम थे। और इसके केंद्र में एक कमांड शिखर था जो आकाश को ऐसे भेदता था मानो स्वर्ग की ओर लक्षित कोई खंजर हो। सामने का दृश्य देखकर द्राविक की सांस गले में अटक गई। पेट्रोवना ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। ऑर्लोव की साइबरनेटिक आंख झिलमिला उठी, जूम इन और जूम आउट होती रही, मानो वो उस आश्चर्यजनक दृश्य को समझने के लिए संघर्ष कर रही हो। कोवल ने कुछ बुदबुदाया जो प्रार्थना जैसा लग रहा था। वातावरण में व्याप्त तनाव के कारण उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ड्राविक ने आर्थर की ओर मुड़ा। उसकी आवाज सदमे और उलझन से कांप रही थी। हे भगवान, ये क्या है? आर्थर के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई जो जानबूझकर और बेचैन करने वाली थी। प्रगति। जैसे ही हेलीकॉप्टर ओसबोर्न के प्रतीक चिन्ह से सजे लैंडिंग पैड की ओर उतरने लगा, ड्रेविक ने नीचे जनरलों और कमांडरों की एक पंक्ति को सावधान मुद्रा में खड़े देखा। उनकी वर्दी एकदम साफ सुथरी थी। उनका सलामी देने का तरीका सटीक था, लेकिन उनमें से किसी ने भी ड्राविक की तरफ नहीं देखा। हर एक ने सबसे पहले आर्थर को अभिवादन किया। जैसे ही वीटियोल ने जमीन पर कदम रखा, हैच सरसराहट के साथ खुल गया, जिससे औद्योगिक स्नेहकों की तीखी गंध के साथ मिश्रित हवा का एक झोंका बाहर निकला। आर्थर सबसे पहले बाहर निकला। उसका कोट उसके चारों ओर एक जीवित छाया की तरह लहरा रहा था। ड्राविक लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे गया। उसके पैर कांप रहे थे, भागने की वजह से नहीं बल्कि घोर अविश्वास की वजह से। ये 12वीं डिवीजन की पुरानी चौकी थी। उसने अपने सामने खड़ी विशाल इमारत को घूरते हुए बुदबुदाया। ये वीरान थी। खंडहर कैसे? आपने कहा था कि वारेन्या को एक आधुनिक सेना की जरूरत है। आर्थर ने लापरवाही से जवाब दिया और पीछे मुड़े बिना आगे बढ़ गया। तो मैंने एक बना दी। ओर्लोव एक सैनिक की तरह हमेशा सतर्क रहते हुए अपने चारों ओर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने लगा। ये मार्क 7 पल्स बुर्ज है। ये तो जेफिरियन तकनीक है। आपने ये कैसे? व्यापार के रहस्य, एथन ने सहज मुस्कान के साथ कहा और आर्थर के बगल में कदम रखते हुए चलने लगा। एक जनरल जिसका चेहरा पत्थर की तरह तराशा हुआ था पास आया और उसने एक और सलामी दी। महाशय, ये सुविधा 92% क्षमता पर कार्यरत है। अंतिम प्रणालियां इस सप्ताह के भीतर चालू हो जाएंगी। आर्थर ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा। द्राविक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अविश्वास से कहा, सर,
आप उन्हें सर कहकर संबोधित करते हैं। जनरल ने उसकी ओर देखा तक नहीं। पेट्रोवना, जो हमेशा एक कुशल राजनीतिज्ञ थी, ने उनकी बची खुची गरिमा को बचाने की कोशिश की। ये प्रभावशाली है श्री ओसबोर्न, सचमुच प्रभावशाली, लेकिन निश्चित रूप से इसकी योजना बनाने में वर्षों लगे होंगे। आवश्यक संसाधन, जनशक्ति। आर्थर अंततः उनकी ओर मुड़ा। उसके प्रश्न के उत्तर में उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। 1 महीना, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ड्राविक ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। ये असंभव है, आर्थर ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। और फिर भी हम यहां। कोवल ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपने आसपास के वातावरण की ओर कमजोर इशारे से कहा, केवल लागत ही। ये अप्रासंगिक है, आर्थर ने तीखे और दृढ़ स्वर में कहा। वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि वारेन्या के पास अब नॉक्टिस महाद्वीप का सबसे उन्नत सैन्य परिसर है, और ये मेरा है। ड्राविक की आवाज हवा में चाकू की तरह चुभ गई। तुम्हारा? आर्थर ने अटूट आत्मविश्वास के साथ उसकी आंखों में देखा। क्या आपको सच में लगा था कि मैं आपको सेना की कमान सौंप दूंगा? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप हमारे देश के घरेलू मामलों को संभालिए, जबकि मैं सैन्य अभियानों और अंतर्राष्ट्रीय खतरों से निपटूंगा। यह सच्चाई द्राविक पर एक भारी कफन की तरह छा गई। यह कोई उपहार नहीं था, यह एक बंधन था। आर्थर उन्हें परिसर में इस तरह ले जा रहा था मानो कोई राजा अपने भव्य महल का अनावरण कर रहा हो। हर कदम पर उन्हें और भी आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिल रहे थे। शस्त्रागार, अत्याधुनिक प्लाज्मा राइफलों की कतारें, आकर्षक मेकसूट और 1 दशक तक चलने वाले युद्ध के लिए पर्याप्त गोला बारूद। ड्रोन कमांड सेंटर, तकनीशियनों का एक व्यस्त केंद्र जो उन स्वायत्त हमलावर समूहों की निगरानी करता है जो कुछ ही मिनटों में एक शहर को राख में बदलने में सक्षम है। बैरक, लाखों सैनिक पूर्ण सामंजस्य में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनमें से कोई भी वारेन्याई रंगरूट नहीं है, बल्कि सिस्टम मॉल से खरीदे गए वफादार सैनिक है। हर चौंकाने वाले खुलासे के साथ द्रविक का चेहरा पीला पड़ता चला गया। अंत में कमांड स्पायर के केंद्र में आर्थर नॉक्टिस के एक विशाल होलोग्राफिक डिस्प्ले के सामने रुका, जिसकी सीमाएं ओसबोर्न हरे रंग में चमक रही थी। यह तो बस शुरुआत है, उसने धीरे से कहा। ड्राविक ने नक्शे को देखा और फिर आर्थर की ओर देखा। तुम वारेन्या का पुनर्निर्माण नहीं कर रहे हो? आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं एक साम्राज्य बना रहा हूं। बाहर ओसबोर्न फैंटमैक्स लड़ाकू विमानों का पहला दस्ता गर्जना करते हुए आकाश में उड़ गया। उनके इंजनों ने बादलों को आग की लपटों से भर दिया, और उस क्षण ड्राविक को बहुत देर से यह बात समझ में आई। वो कभी राष्ट्रपति नहीं थे, वो महज एक कार्यवाहक थे। अध्याय 164, हार्ट स्टॉपर सिद्धांत। सैन्य परिसर के ऊपर कमांड स्पायर एक विशाल स्मारक की तरह खड़ा था, मानो युद्ध की अराजकता से जन्मा हो। एक चिकनी काले रंग की सुई की तरह आकाश की ओर बढ़ती हुई, जिसकी सतह ऊर्जा परिरक्षण की हल्की स्पंदन से जगमगा रही थी। इसके आधार पर सैनिकों की एक बटालियन सावधान मुद्रा में खड़ी थी। उनके गहरे काले कवच सूर्य की रोशनी को इस प्रकार अवशोषित कर रहे थे मानो वो केवल एक छाया हो। इस दुर्जय किले के कमांडर जनरल मार्कस वाउल आगे बढ़े। वे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनका चेहरा प्राचीन पत्थर की तरह कठोर था, और उनकी साइबरनेटिक बाई भुजा में लगभग अनियंत्रित शक्ति का कंपन हो रहा था। आयरन हेवन में आपका स्वागत है सज्जनों, उसने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी, जो आपकी छाती में कंपन पैदा कर रही थी। मैं जनरल मार्कस वाउल हूं, इस सुविधा का कमांडिंग ऑफिसर। ड्राविक की निगाहें वाउल और आर्थर के बीच घूम रही थी। आपने ये सब सिर्फ 1 महीने में बना लिया? उसने अविश्वास से पूछा। वाउल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो तेजी से मुड़ा और मीनार के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। मेरे पीछे आओ। हवा में गूंजती एक सरसराहट के साथ मीनार के दरवाजे खुल गए और अंदर बायोमेट्रिक स्कैनर से लैस एक बख्तरबंद एयरलॉक दिखाई दिया। कमरे में एक ठंडी महिला एआई की आवाज गूंजी। पहचान की पुष्टि हो गई है, जनरल वाउल। सुरक्षा मंजूरी ओमेगा ब्लैक। आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ऐसा लगा मानो दीवारें खुद ही जीवित हो। प्रबलित मिश्र, धातु के हिलते हुए पैनल और उनमें लगे पल्स बुर्ज उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे, जबकि एक नरम नीली चमक उनके आगे के रास्ते को रोशन कर रही थी। ईथन ने धीरे से सीटी बजाई। आरामदायक। शिखर का आंतरिक भाग किसी युद्ध स्थल को समर्पित गिरजाघर की तरह खुलता था। स्तर 1, सेंटिनल कोर एक विशाल गोलाकार कक्ष था, जिसमें एक केंद्रीय होलोग्राम प्रमुखता से प्रदर्शित होता था, जो नॉक्टिस भर में वास्तविक समय के संघर्ष क्षेत्रों को दर्शाता था, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र भयावह रूप से गहरे लाल रंग में स्पंदित हो रहा था। काले रंग की आकर्षक वर्दी पहने दर्जनों विश्लेषक तैरते हुए कंसोल पर लगन से काम कर रहे थे। उनकी उंगलियां होलोग्राफिक कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी, क्योंकि वे बिजली की गति से डेटा संसाधित कर रहे थे। दीवारों पर क्वांटम एन्क्रिप्टेड संचार सरणियां लगी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक नॉक्टिस के सभी कोनों से सैन्य प्रसारणों को रोकने और डिक्रिप्ट करने में सक्षम थी। वॉल ने बिना रुके उन्हें इस मुख्य केंद्र से परिचित कराया। यह हमारा निगरानी केंद्र है। हर उपग्रह, ड्रोन और खुफिया जानकारी इसी कमरे से जुड़ी हुई है। नॉक्टिस पर दागी गई हर गोली पर हमारी नजर रहती है। स्तर 2। इसके बाद वॉरफोर्ज प्रकट हुआ, एक विशाल शस्त्रागार जो ऊर्जा से भरपूर था।
जहां अगली पीढ़ी की प्लाज्मा राइफलों की कतारें चार्जिंग स्टेशनों में लगी हुई थी। मैक सूट और एक्सोस्केलेटन प्रोटोटाइप अपने पालनों में चुपचाप खड़े थे, जिन पर भयंकर हाइड्रा प्रतीक वाले गहरे लाल रंग के ओसबोर्न चिन्ह अंकित थे। खतरे से बचाव वाले सूट पहने इंजीनियरों ने एक ऐसी चीज को कैलिब्रेट किया जो पोर्टेबल रेलगन तोपखाने जैसी प्रतीत हो रही थी। यह हमारा अनुसंधान एवं विकास विभाग है, वाउल ने गर्व से घोषणा की। यहां बनाया गया हर हथियार दूसरों के हथियारों से कम 5 साल आगे है। ड्राविक का हाथ उन चिकनी राइफलों में से एक की ओर बढ़ा। ड्राविक का हाथ एक चिकनी राइफल की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, वाउल की साइबरनेटिक भुजा स्टील की दीवार की तरफ बाहर निकली। किसी चीज को मत छूना, उसने दृढ़ और अटल स्वर में चेतावनी दी। लेवल 3 न्यूरल नेक्सस है, एक विशाल कक्ष जो तैरते हुए एआई कोर से भरा हुआ है, जो एक इलेक्ट्रिक नीली रोशनी के साथ स्पंदित होते हैं। लगभग ऐसा लगता है जैसे वे सांस ले रहे हों। सैकड़ों ऑपरेटर अपने अपने पॉड्स में तल्लीन हैं। उनकी आंखें हल्की चमक रही है, क्योंकि वे दूर दराज के युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन के झुंडों को आदेश दे रहे हैं। यह हमारा ड्रोन कमांड सेंटर है, वाउल ने गर्व से बताया। प्रत्येक ऑपरेटर 50 स्वायत्त इकाइयों तक को नियंत्रित कर सकता है, जिससे शून्य संपार्श्विक क्षति के साथ सटीक हमले किए जा सकते हैं, जब तक कि हम अन्यथा निर्णय न लें। रक्षा मंत्री पेट्रोवना दृश्य देखकर पीली पड़ गई। उन्होंने कहा, ये वारेन्या ने पहले कभी नहीं देखा होगा। वाउल ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, इसे वारेन्या ने नहीं बनाया, ओसबोर्न ने बनाया है। जैसे ही वे मीनार की चोटी पर चढ़े, दरवाजे सरक कर खुल गए और केंद्रीय कमान कक्ष दिखाई दिया, जो एक विशाल गोलाकार कमरा था जहां राष्ट्रों के भाग्य का निर्धारण किया जाएगा। इसके विशाल आकार को देखकर ड्रेविक क्षण भर के लिए अवाक रह गया। उनके ऊपर पैंटेरा का एक गुंबदनुमा होलोग्राफिक प्रक्षेपण नीले और चांदी के रंग में स्पंदित हो रहा था, जो एक ब्रह्मांडीय रत्न की तरह धीरे धीरे घूम रहा था। दीवारों पर सामरिक प्रदर्शन लगे हुए थे, जिनमें युद्ध क्षेत्रों से लाइव फीड, सैनिकों की गतिविधियों और संसाधनों के आवंटन को वास्तविक समय में दिखाया जा रहा था। इन सबके केंद्र में एक कमांड मंच था, जिस पर एक होलोग्राफिक टेबल लगी थी, जिस पर उनके अड्डे की पूरी सैन्य पदानुक्रम प्रदर्शित थी। दृढ़ निश्चय के साथ वाउल मंच पर चढ़ा और मुख्य डिस्प्ले को सक्रिय किया। होलोग्राफिक डिस्प्ले अचानक जीवंत हो उठा और गहरे लाल रंग की डेटा धाराओं के एक चमकदार फ्रैक्टल ब्लूम के रूप में बाहर की ओर फैल गया। जनरल वाउल की साइबरनेटिक भुजा ने युद्ध टेबल के साथ सहजता से तालमेल बिठा लिया, जिससे उनके दागदार चेहरे पर तीखी छाया पड़ रही थी, जो अतीत की लड़ाइयों और विश्वासघातों का एक जीवंत नक्शा था। पारंपरिक सेनाओं के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, उसे भूल जाइए, उसने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज टैंक के पहियों की गड़गड़ाहट जैसी थी। आप जो देखने वाले हैं, वो युद्ध के नियमों को पूरी तरह से बदल देगा। मानो संकेत मिलते ही डिस्प्ले एक विशालकाय बख्तरबंद स्तंभ में बदल गया, जो डिजिटल क्षितिज में अनंत तक फैला हुआ था। यहां 5 पूर्ण बख्तरबंद डिवीजन है, वाउल ने घोषणा की। तभी चिकने नुकीले टैंक प्रकट हुए, जिनके बैरल पर ओसबोर्न के चिन्ह खतरनाक ढंग से चमक रहे थे। ये पुराने शासनकाल के अप्रचलित T-90 टैंक नहीं है। ये T-90X रेवेनेंस, जिनमें ग्राफीन प्रबलित चेसिस, AI लक्ष्यीकरण प्रणाली और हमारा मालिकाना हक वाला तरल कवच है, जो गोलीबारी के दौरान स्वयं ठीक हो जाता है। ड्राविक के रक्षा मंत्री कोवल ने सहज ही होलोग्राम की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर खुद को रोकते हुए बोले, ये असंभव है। तरल कवच के लिए नैनो तकनीक की आवश्यकता होती है, जो हमारे पास नहीं है। तुमने नहीं किया, वाउल ने तीखी आवाज में बीच में ही टोकते हुए कहा। लेकिन हमने किया। डिस्प्ले में बदलाव आया और हवा में तैरते परिवहन यानों से उतरती हुई मशीनीकृत पैदल सेना की बटालियनें दिखाई देने लगी। हमारी अत्याधुनिक व्रैत IFV से लैस 12 मशीनीकृत ब्रिगेड। सक्रिय छलावरण, बिल्कुल। ऊर्ध्वाधर हमलों के लिए जमचेट, निश्चित रूप से। और इतनी मारक क्षमता कि महज 6 सेकंड में एक शहर के ब्लॉक को मलबे में बदल दे। वॉल की यांत्रिक उंगलियों ने एक कमांड टैप किया, जिससे एक सैनिक के हेलमेट डिस्प्ले पर जूम इन हो गया। न्यूरलिंक HUD प्रत्येक सैनिक को वास्तविक समय में युद्ध क्षेत्र की जानकारी प्रदान करते हैं। वे वही देखते हैं जो ड्रोन देखते हैं, और वही जानते हैं जो AI जानता है। आकृतियों का एक नया समूह प्रकट हुआ। काले कवच से लैस सैनिक रात के सन्नाटे में फुसफुसाहट की तरह शहरी परिदृश्य में सरकते हुए आगे बढ़ रहे थे। और ये वाउल की आवाज रहस्यमयी ढंग से धीमी हो गई। ये है तुम्हारे नए युद्ध देवता नाइटशेड ब्लैकहैंड के 3 विशेष अभियान दल। बढ़ी हुई प्रतिक्रियाएं, बिल्कुल। त्वचा के नीचे कवच, जरूर। और ये होलोग्राम एक ऑपरेटिव के कलाई पर लगे उपकरण पर रुक गया। हार्ट स्टॉपर नैनो आधारित वितरण प्रणाली। एक ही शॉट से लक्ष्य के तंत्रिका तंत्र में सभी विद्युत आवेग रुक जाते हैं। कोई गंदगी नहीं, कोई शोर नहीं, बस बेहोशी। कुल जमीनी कर्मी 150,000। अनुमानित युद्ध क्षमता मानक वारेन्याई सेनाओं से 97.8% अधिक। स्क्रीन पर कोणीय आकार के विमानों का एक झुंड दिखाई देने लगा, जो एक डिजिटल आकाश में उड़ रहे थे। हमारे फैंटम एक स्टील्थ वेरिएंट से लैस 7 बमवर्षक स्क्वाड्रन, वाउल ने घोषणा की। तभी एक अग्रणी विमान ने असंभव 90 डिग्री का मोड़ लिया। इसका रडार क्रॉस सेक्शन एक गाने वाले पक्षी से भी छोटा है, और यह प्रति पक्षी 24 सनफायर प्लाज्मा बम ले जाने में सक्षम है, जो एक ही बार में पहाड़ों को पिघले हुए लावा में बदलने के लिए पर्याप्त है। अध्याय 165।
नॉक्टिस का प्रकोप। पेट्रोवना का टैबलेट फर्श पर गिर पड़ा, जिसकी तीखी आवाज कमांड सेंटर के तनावपूर्ण माहौल में गूंज उठी। इंटरसेप्टर विमानों के पंख एकदम सटीक संरचना में तेजी से गुजरे, जो सैन्य शक्ति का एक लुभावनी प्रदर्शन था। जरा कल्पना कीजिए, वाउल ने स्थिर और प्रभावशाली स्वर में कहना शुरू किया, हमारे अत्याधुनिक रीपर लड़ाकू विमानों से लैस 20 इंटरसेप्टर विंग, जो मैक 5 की गति से उड़ने में सक्षम है, क्वांटम टारगेटिंग सिस्टम से सुसज्जित, जो अभूतपूर्व सटीकता सुनिश्चित करते हैं। जब वो बोल रहा था, तभी धीमी गति से एक मिसाइल अपने लॉन्च रेल से अलग हो गई, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। श्रीकर हाइपरसोनिक गोला बारूद। उन्होंने अपने लहजे में थोड़ा गर्व दिखाते हुए कहा, ये शानदार मिसाइलें न सिर्फ अपने लक्ष्य को भेदती है, बल्कि उनका पूर्वाभास भी कर लेती है। होलोग्राफिक डिस्प्ले में अचानक बदलाव आया और उसमें छोटे ड्रोनों का एक झुंड हवा में ऐसे तैरता हुआ दिखाई दिया, जैसे शिकार पर निकले शिकारी मछलियों का समूह हो। और यहां हमारे पास मर्मोरेशन ड्रोन झुंड है। प्रत्येक लड़ाकू समूह में 500 स्वायत्त इकाइयां। प्रत्येक ड्रोन अपने साथियों से सीखता है, एक को मार गिराओ और बाकी तुरंत अनुकूलित हो जाते हैं। क्या आप उन्हें आसमान से जलाकर गिराने की कोशिश करेंगे? राख जमने से पहले ही वे अपनी रणनीति को फिर से समायोजित कर लेंगे। कुल वायु संपदा 1200 युद्ध के लिए तैयार विमान। नोक्टिस हवाई क्षेत्र के भीतर अनुमानित वायु प्रभुत्व 100%। अचानक होलोग्राम डिजिटल लहरों के नीचे डूब गया और नीचे छिपी हुई चिकनी खतरनाक आकृतियों का खुलासा हुआ। लूथेन वेल्स सोचते हैं कि उनके महासागर उनकी रक्षा करते हैं। वाउल ने तिरस्कारपूर्वक कहा, वे इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते। 3 विशालकाय विध्वंसक पोत नजर आए, जिनके बाहरी आवरण विचित्र इंद्रधनुषी रंग की परतों से जगमगा रहे थे। अनुकूलनीय छलावरण आवरण से लैस ऑब्सिडियन श्रेणी के विध्वंसक पोत। उन्होंने जादूगर की तरकीब का खुलासा करते हुए समझाया, एक पल वे हानिरहित मछली पकड़ने वाले पोतों की तरह दिखते हैं, अगले ही पल जैसे ही जहाज हथियारों से लैस दुर्जेय युद्ध पोतों में परिवर्तित हुए, उनकी सतह फिर से चमक उठी। वे दुश्मन के बंदरगाहों में तब तक बिना पता चले घुसपैठ कर सकते हैं जब तक बहुत देर न हो जाए। इन विशालकाय जहाजों के नीचे से छोटे लेकिन उतने ही भयावह आकार अलग हो गए। 5 लेवियाथन पनडुब्बी वाहक, जिनमें से प्रत्येक में 40 बैराकुडा तीव्र गति से प्रवेश करने वाले युद्धपोत थे, वीटीओएल सक्षम और कक्षीय प्रवेश के लिए उपयुक्त। वाउल ने आत्मविश्वास से कहा, हम नाइटशेड के पूरे बटालियन को 90 मिनट के भीतर जमीन पर कहीं भी तैनात कर सकते हैं। कुल नौसैनिक संपत्ति 8 मुख्य युद्धपोत, 200 युद्धपोत। रणनीतिक तैनाती सीमा महाद्वीपीय। जैसे ही एक और दृश्य सामने आया, रोशनी और भी धीमी हो गई। एक चमकता हुआ डीएनए हेलिक्स जहरीले हरे रंग में स्पंदित हो रहा था। अब चीजें वास्तव में गंभीर होने वाली है। कर्नल वेक्स के साथ नजरें मिलाते हुए वाउल ने धीमी आवाज में कहा, सिंडर प्रोटोकॉल के लिए लेवल 5 क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी देने से पहले वो नाटकीय ढंग से रुका। तंत्रिका अवरोधकों से लेकर इस तक 27 विशेष रूप से तैयार किए गए जैविक हथियार। वो सर्पिलाकार आकृति सूक्ष्म मशीनों के एक घूमते हुए बादल में बदल गई, जिसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखो ग्रे प्लेग को, ये स्वप्रतिकृति करने वाले नैनो कण हैं, जिन्हें बुनियादी ढांचे को अछूता छोड़ते हुए कार्बनाधारित जीवन को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। द्रविक सदमे से पीछे हट गया, उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। इससे पहले कि कोई इस रहस्योद्घाटन को समझ पाता, डिस्प्ले अचानक बदल गया और विशाल तोपखाने के ठिकानों को प्रदर्शित करने लगा। ये क्वांटम तोपखाने की बैटरियां हैं। वाउल ने स्थिर और प्रभावशाली स्वर में अपनी बात जारी रखी। वे स्थिर विलक्षण तरंगे दागते हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरफाड़ देती है। कोई बंकर इतना गहरा नहीं है, कोई कवच इतना मोटा नहीं है कि उनकी शक्ति का सामना कर सके। प्रस्तुति में एक सैनिक की खोपड़ी पर जूम किया गया, जिसमें ऊर्जा से स्पंदित जटिल चमकते तंत्र का कनेक्शन दिखाई दे रहे थे। और यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण न्यूरल अपलिंक सिस्टम स्थित है। प्रत्येक सैनिक, प्रत्येक वाहन, प्रत्येक हथियार क्वांटम एंटैंगल संचार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जरा कल्पना कीजिए, तात्कालिक समन्वय और पूर्ण सामंजस्य, एक ऐसी शक्ति जो एक ही मस्तिष्क की तरह काम करती है। इस बात के निहितार्थ पर वाउल की मानवीय आंख अनायास ही फड़क उठी। मेरा मस्तिष्क। जैसे ही होलोग्राम गायब हुए और रोशनी फिर से जगमगा उठी, अंधेरे से एक आकृति उभरी, आर्थर। वो आगे बढ़ा। वाउल की साइबरनेटिक भुजा में उसकी परछाई विकृत हो गई और उसने एक विचलित कर देने वाली शांति के साथ कहा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम युद्ध लड़ रहे हो? ड्रेविक, ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये विकास और विजय है। मीनार के बाहर क्वांटम तोपखाने का एक और परीक्षण बिजली की तरह गूंजा, जिससे पूरा परिसर हिल गया। कुछ मिनट बाद कमांड सेंटर में एक विद्युतीय तनाव का माहौल था। प्रौद्योगिकी की धीमी गूंज उस क्षण की गंभीरता को रेखांकित कर रही थी। होलोग्राफिक डिस्प्ले अचानक चालू हो गए, जिससे एक रहस्यमय नीली चमक निकली, जो वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर नाचने लगी। इन सबके केंद्र में जनरल वाउल खड़े थे। उनकी साइबरनेटिक उंगलियां वास्तविक समय में आ रही खुफिया जानकारी के बीच कुशलतापूर्वक इंटरफेस को संचालित कर रही थी। आर्थर मेज के सिर पर बैठा था। उसकी उंगलियां उसकी ठुड्डी के नीचे जुड़ी हुई थी और उसकी बर्फीली नीली आंखें बदलते हुए होलोग्राम पर टिकी हुई थी।
उसके बगल में ड्रेविक तनावग्रस्त और अकड़ा हुआ बैठा था, जबकि एथन अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे की ओर झुका हुआ था और लापरवाही से अपनी उंगलियों के बीच एक खंजर घुमा रहा था। वेक्स और गुन्नार उनके पीछे सावधान मुद्रा में खड़े थे। उनके चेहरे के भाव भावहीन थे। कमांडर वाउल, आर्थर ने तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ते हुए आदेश दिया। इस समय हमें कौन धमकी दे रहा है? वाउल ने तेजी से सिर हिलाया और मुख्य डिस्प्ले को सक्रिय कर दिया। होलोग्राम ने धुएं से घिरे एक रेगिस्तानी देश पर जूम किया, जहां तेल के खेत लगातार तोपखाने की गोलाबारी के कारण आग की लपटों में घिरे हुए थे। पहला है खार्जिन, वाउल गुर्राया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह देश हमारे उत्तर में वारेन्या सीमा के साथ स्थित है। उन्होंने कुछ देर रुककर अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखा। उनके गृहयुद्ध के 7 साल बाद एक रहस्यमय गुट उभरा है, एक शक्तिशाली समूह जो काले बाजारों के माध्यम से दक्षिणी विद्रोहियों को हथियार पहुंचा रहा है। उनकी नवीनतम खेप महज 3 दिन पहले 200 CR-77 राइफलें और 50 हैवोक तोपे। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि उसने एक कमांड टैप किया, जिससे पता चला कि एक काफिला अत्याधुनिक नाइटशेड मार्क 4 स्टील्थ ड्रोन ले जा रहा है। ये हमारे ड्रोन है, वही ड्रोन जो हमने पिछले साल सिल्वेरिस को बेचे थे। कोई हमारे शिपमेंट को दूसरी जगह भेज रहा है। ईथन मुस्कुराते हुए पीछे झुक गया और आर्थर से चुटकी लेते हुए बोला, लगता है कि यहां भगवान बनने की कोशिश करने वाले तुम अकेले नहीं हो। आर्थर ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित रहा। हमें उन्हें उन विद्रोहियों को हथियार पहुंचाने से रोकना होगा। खुशी से एथन ने चालाकी से जवाब दिया। वो समझ गया था कि आर्थर का क्या मतलब है। नॉक्टिस पर यह बाजार पूरी तरह से उसी का था। वाउल ने दृढ़ निश्चय के साथ बोलना जारी रखा। खार्जिन सरकार अपने अंतिम चरण में है। अगर वे गिर गए तो वे विद्रोही उत्तर की ओर हमारी सीमाओं की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने वारेन्या को पहले ही भ्रष्ट रत्न करार दिया है, जिसे शुद्धिकरण की आवश्यकता है। द्रविक ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनकी हिम्मत नहीं होगी, वे ऐसा करेंगे, वाउल ने स्पष्ट स्वर में जवाब दिया। इसीलिए हमने तैयारी की है। प्रदर्शनी का रुख आयरन हेवन की पश्चिमी रक्षा प्रणालियों को प्रदर्शित करने की ओर मोड़ा गया, जिसमें स्वचालित बुर्जों और ड्रोन गश्ती दल का एक दुर्जय नेटवर्क शामिल था, जो खार्जिन वारेन्या सीमा के साथ एक नवनिर्मित घातक क्षेत्र का निर्माण करता था। हमने सीमा सुरक्षा के बहाने नाइटशेड की 3 बटालियन तैनात की है। अगर खार्जिन में अराजकता फैलती है तो हम हालात स्थिर करने के बहाने कार्रवाई करेंगे। तब तक उस रहस्यमय समूह को पता भी नहीं चलेगा कि हम उनके तेल क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे। संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ आर्थर ने सहमति में सिर हिलाया। कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त होता है, फिलहाल के लिए। इस यात्रा को सही मायने में परिभाषित करने वाली चीज केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विकल्प हैं, और प्रत्येक निर्णय किस प्रकार आगे आने वाली घटनाओं को नया आकार देता है। आगे जो होगा वहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। यदि आपको व्याख्यात्मक काल्पनिक कहानियां पसंद हैं, तो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए सदस्यता ले सकते हैं।